नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आपके नजदीक आते हुए प्रीलिम्स एग्जाम के लिहाज से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से ढेर सारे फ्री इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं और उन्हीं फ्री इनिशिएटिव के क्रम में ये मॉक टेस्ट की श्रृंखलाएं आपको दी जा रही हैं। यहाँ जो मॉक टेस्ट हम कवर करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी का। ये सेक्शनल है, सेक्शन वाइज हम इसमें एक सब्जेक्ट के 100 MCQs कवर करेंगे। तो अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें आप खुद से भी हल करने का प्रयास करिएगा और अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर साझा कर सकते हैं। जितनी बार आप इसे देखेंगे उतनी बार आपको नई चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। तो मल्टीपल रिवीजन इसीलिए आवश्यक होता है। और परीक्षा से जब कुछ दिन अभी शेष बचा हो, जैसे कि कुछ महीने का समय शेष है आपके पास, तो उसमें अच्छा रिवीजन मॉक के माध्यम से किया जा सकता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बाइलिंगुअल है, आप अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कर सकते हैं। इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम अंडर द सेंट्रल जोन। इसमें से कौन से राज्य असल में सेंट्रल जोन के अंतर्गत आते हैं, मध्यवर्ती अंचल में शामिल हैं। राज्यों के नाम आप देखें, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और झारखंड है। बताइए। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी मध्य प्रदेश शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, लेकिन झारखंड इससे बाहर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें आपने 3 को तो देख ही लिया, चौथा है आपका उत्तराखंड। तो कुल मिलाकर 4 राज्य जो है वो मध्यवर्ती अंचल यानी सेंट्रल जोन में शामिल है। प्रश्न संख्या 2, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है उन्हें कॉन्सिडर करिए और बताइए कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर हम विकल्पों को देखेंगे। विकल्प यहाँ नीचे है, देखिए। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि भूटान बॉर्डर्स विद इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा अपना। मालदीव बॉर्डर्स विद इंडिया फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ दिशा का ध्यान दीजिएगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से अपनी जलीय सीमा मालदीव भारत के साथ साझा करता है। और श्रीलंका बॉर्डर्स विद इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ से श्रीलंका अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। अब आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं और नीचे विकल्प आपके सामने, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी को हमने इसलिए चुना क्योंकि ऊपर वाले दोनों कथन सही हैं, इनमें कोई समस्या नहीं है, ये एकदम पक्की बात। लेकिन ये जो तीसरा चौथा है ये आपस में मिल गए हैं, मतलब एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं, जानकारियां आपस में अदल बदल गई। तो मालदीव जो है वो असल में दक्षिण पश्चिम दिशा से, यानी जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ से अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, और श्रीलंका जो है वो दक्षिण पूर्व से साझा करता है। तो ये उल्टा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी तीसरा जो है, इसमें कहा गया कि जो राज्य दिए हैं उनमें से किन की सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो देख लें, इसमें बॉर्डर किसका म्यांमार के साथ लगता है। त्रिपुरा है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये सब पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है वो सी वाला हो जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 3 राज्य जो इसमें दिए हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, लेकिन त्रिपुरा नहीं करता है। त्रिपुरा तो खुद ही 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। तो इसमें 3 राज्य हैं और चौथा आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर 4 राज्य ऐसे हैं भारत के जो कि अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। ठीक, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सी को चुन लिया है। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। अब इसमें कहा गया कि जो स्टेटमेंट दिया है उस पर विचार करके बताइए कि सही कौन सा है। तो मैकमोहन लाइन जो है ये इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है चाइना और इंडिया के बीच में, और डूरंट लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से करेक्ट कौन सा है। प्रश्न को ध्यान से देखें। तो सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन फिलहाल पड़ती है। जब भारत अविभाजित था तो जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती थी वो अभी चली गई है पाकिस्तान में। ठीक, तो इसमें से चौथे वाले प्रश्न का हम सही उत्तर क्या चुनेंगे, सी वाला चुनेंगे। बाकी दोनों कथन एकदम सही है, मैकमोहन और रेड क्लिफ वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, ये है 5वां, और इसमें 3 स्टेटमेंट है। आपसे कहा गया कि इनकरेक्ट की तलाश करिए। तो भारत में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कटान बिंदु है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है उनको अगर हम देखें तो उसकी अवस्थिति कहाँ पे है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। जो स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है वो लक्षद्वीप है भारत में एरिया वाइज।
और तीसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। तो ये तो जग जाहिर बात है। इसमें आपको गलती खोजनी है, तो गलती कहाँ पर है बताइए। अब फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो अगर गलत विकल्प की जगह आप सही खोजने लगे तो दूसरा उत्तर आप तलाश लेंगे और वो गलत हो जाएगा, है ना। तो कहाँ पर गलत खोजना है, कहाँ सही खोजना है, ये सब ध्यान से देखना चाहिए। फिलहाल इसमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत क्यों है, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सोनभद्र में नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ सोनभद्र जिला दे रखा है, ये असल में छत्तीसगढ़ राज्य का जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है, तो इसकी लोकेशन यहाँ गलत दी, बाकी सब सही। छठवां प्रश्न, यहाँ आपको अरेंज करना है, और अरेंज क्या करना है वो देखिए। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉर्डर लाइन विच शेयर विथ इंडिया। यहाँ जो बॉर्डर लाइन साझा करने वाले देश हैं उनकी सीमा की लंबाई के आधार पे आपको इन्हें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है, उसको आप पहले रखेंगे और सबसे छोटी वाली को सबसे बाद में रखेंगे। तो अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसमें अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और नेपाल दिया है। क्रम आप अरेंज करिएगा तो इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी हो जाएगा। डी वाले के हिसाब से देखें, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, मतलब इसमें आप पहले चौथे वाले को यानी नेपाल को रखेंगे और उसके बाद किसको रखेंगे, फिर भूटान को रखेंगे, माफ कीजिए म्यांमार को रखेंगे, उसके बाद आप रखेंगे भूटान को और अंत में रखेंगे अफगानिस्तान को। ऐसे इसका रखना है। और सबसे लंबी सीमा जो है हमारी बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर हमारा शेयर होता है तो उसमें 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा है। और चीन के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो है 3488 किलोमीटर की। आगे बढ़ते हैं, इसमें डी वाले ऑप्शन को हमने चुना है। सेवेंथ क्वेश्चन को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें खोजने के लिए कहा जा रहा है। कुल मिलाकर 3 स्टेटमेंट है। पहले वाले में कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पैरेलल लैटिट्यूड लाइंस इज 111 किलोमीटर। तो वैसे भी यहाँ पैरेलल बताने की आवश्यकता नहीं थी। जो लैटिट्यूड लाइन यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, वो आपस में कभी मिलती नहीं है, इनकी वो प्रवृत्ति होती है। तो इनके बीच की जो दूरी है, एक मतलब 2 अक्षांश रेखाएं एक दूसरे से समानांतर गुजर रही हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर है, ऐसा दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन हैज बीन कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासिस थ्रू सोनभद्र इन उत्तर प्रदेश। ये जो 82 मिनट उत्तरी, माफ कीजिएगा, पूर्वी देशांतर है, यहाँ लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है, तो पूर्वी देशांतर रेखा जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत के लिए कंसीडर की गई है और ये पास करती है सोनभद्र से, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरती है। और इसके बाद कहा गया कि इंडियाज लैंड बॉर्डर लाइन इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा नहीं, स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर लंबी है। अब आप देखें और बताएं कि इसमें गलती कहाँ पर है। 3 स्टेटमेंट आपने देखा, सही जवाब इसका बी वाला हो जाएगा। केवल दूसरा वाला कथन जो है वो गलत है, यहाँ पर ये इसकी अवस्थिति जो बताई गई, ठीक। तो दूसरे वाले में समस्या क्या है, ये मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मानक याम उत्तर जो है ना वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है, न कि सोनभद्र से। और आप जानते ही हैं कि ये टाइमलाइन बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल यानी एकदम जो पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर है भारत का, उसके बीच में समय का अंतर 2 घंटे का आ जाता था, तो दिक्कत होती थी। तो इसलिए इसको सुविधा के लिहाज से बनाया गया। तो इसमें से बी वाले को बाहर कर देते हैं, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यहाँ पर देखें जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है वो आपको बताना है। तो कहा गया कि एट प्रेजेंट देयर आर 17 स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स इन इंडिया। 17 ऐसे राज्य हैं जिनका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत में मौजूद है, मतलब वो दूसरे देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका हम सिर्फ 2.4% ही कवर करते हैं। और 7वां स्थान है हमारा एरिया वाइज पूरी दुनिया में। इसके बाद ये कहा गया कि रशिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स ग्लोबली। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो रशिया के पास है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा। रशिया जो है उसके पास टाइम जोन अच्छे खासे हैं, लेकिन अभी जो तत्काल की स्थिति है उसमें फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है वैश्विक स्तर पे। रूस के पास कितने हैं, 11 हैं, और फ्रांस के पास है 12। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है, बाकी सब सही। और क्षेत्रफल के लिहाज से हम 7वें स्थान पे हैं। पहले नंबर पे रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और उसके बाद है हम। ये सब आपने देखा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि द 9 डिग्री चैनल कनेक्ट मेनलैंड लक्षद्वीप विथ मिनिकाय। ठीक है, जो मुख्य भूमि लक्षद्वीप है उसको मिनिकाय से जोड़ने वाला जो चैनल है उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। और साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर सेपरेटेड बाय द डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज से साउथ अंडमान जो है वो लिटिल अंडमान से अलग होता है। और 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द इनलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव। मिनिकॉय का जो इनलैंड है उसको मालदीव से सेपरेट करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। और अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अब ये जो चैनल है जिसमें कि 9 डिग्री 8 डिग्री ये सब आप देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है।
तो प्रश्न संख्या 9 को आपने देखा ध्यान से, इसमें कोई भी उत्तर आपका सही नहीं होता है। जितने यहाँ विकल्प दिए हैं आप किसी को भी नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कनेक्ट करता है और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, वो भी ठीक बात है। तो इसमें जितनी बातें हैं वो सभी तो ठीक हैं और हमें चुनना था गलत, तो गलत कुछ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 10, इसमें कहा गया कि अब इनकरेक्ट ऑप्शन फिर से बताइए। तो अब 4 स्टेटमेंट है और इस बार ऐसा हो कि इसमें से कोई ना कोई गलत हो। देखिए, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज केप कैमरून। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से दूर सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड जो है, उससे दूर की बात हो रही है, मेन लैंड की बात नहीं हो रही है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट अवे फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया इज केप कैमरून। और दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल, इट इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, है ना। और इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज किबिथू, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी कौन सा है? किबिथू है, जो कि अरुणाचल में है। और डी वाला ये कहता है कि लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, गुहार मोती ये विलेज है, गांव का नाम है, इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। मतलब गौरा मोता या गुहार मोती उसको कहा जाता है। तो ये जो गांव का क्षेत्र है ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी सबसे पश्चिमी बिंदु है भारत का। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो पहला वाला है वही गलत है। केप कैमोरिन जो है वो अवे फ्रॉम द मेनलैंड नहीं है। ठीक है, मुख्य भूमि से दूर अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो इसकी लोकेशन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है, न कि केप कैमोरिन। ये तो मेनलैंड का ही हिस्सा है ना। और बाकी जितने हैं वो सभी सही है। तो ए वाले ऑप्शन को इसमें से निकाल कर बाहर कर देते हैं, वही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। अब यहाँ देखें, फिर से इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें कहा गया कि द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ धारवाड़ स्ट्रक्चर हैज टेकन प्लेस इन धारवाड़ रीजन ऑफ तमिलनाडु। लोकेशन ध्यान दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द इंडियाज मेटालिक मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन रॉक ऑफ धारवाड़ ऑर्डर। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसी में ज़्यादातर जो खनिज हैं, धात्विक खनिज हैं, उनका स्रोत पाया जाता है भारत में। और तीसरा वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि कुडप्पा स्ट्रक्चर हैज मोस्ट डेवलप्ड इन कुडप्पा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। इसकी लोकेशन जो है वो कुडप्पा क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश में। और इन इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ टर्शियरी ऑर्डर। जो तृतीय क्रम की चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं वो पाए जाते हैं। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 11 को आपने देखा, करेक्ट आंसर ऊपर ही है। ये जो धारवाड़ ग्रुप वाला दिया है, धारवाड़ स्ट्रक्चर दिया है, इसी के बारे में यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन है। ये कर्नाटक में पड़ता है। धारवाड़ क्षेत्र कहाँ पे है? कर्नाटक में है। यहाँ राज्य का नाम गलत दिया है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 12, यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली ऑफ काराकोरम। काराकोरम की जो नुब्रा घाटी है वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। काफ़ी रणनीतिक ये स्थान है। और इंडियाज हाईएस्ट पीक गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू जिसे कहा जाता है, इज सिचुएटेड इन लद्दाख रेंज। इसकी जो अवस्थिति है वो लद्दाख रेंज में, लद्दाख श्रृंखला में पड़ती है। इंडस रिवर वैली इज सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख रेंज एंड जास्कर रेंज। जो जास्कर श्रृंखला है और लद्दाख श्रृंखला है, दोनों के बीच में सिंधु नदी की घाटी पाई जाती है। अब आप ये बताइए कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न पूरा आपके सामने है, एक एक चीज़ दिखाई दे रही है और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। देखिए पहला और तीसरा तो ठीक है, ये सियाचिन वाला जो इसमें दिया है ना, ठीक है, और सिंधु नदी वाला भी सही दिया हुआ है। इसकी जो घाटी का क्षेत्र दिया है वो परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो गॉडविन ऑस्टिन है वो लद्दाख में स्थित है। तो असल में जो गॉडविन ऑस्टिन है ये, इसकी ऊंचाई अच्छी खासी है, 8,611 मीटर। मतलब ऐसा नहीं है कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान है, तो जो बाकी चोटियाँ हैं वो उससे काफ़ी छोटी हैं, थोड़ा 19-20 का ही बस फर्क है। तो अपनी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, 8,611 मीटर ऊंची है और ये काराकोरम रेंज में पड़ती है। ये सबसे उत्तरी हिस्सा है भारत का। ठीक है, तो इसमें से दूसरा वाला गलत है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं, जिसमें कहा गया कि फिर से सही तलाशिए। तो असम हिमालय जो है, इसकी सिचुएशन दी हुई है कि इट इज सिचुएटेड बिटवीन इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर। मतलब सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो पाया जाता है हिमालय का क्षेत्र, उसको हम कहते हैं असम हिमालय। कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं? तो इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है वो सतलज और काली नदियों के बीच में है। जबकि पंजाब हिमालय जो है ये स्प्रेड बिटवीन काली रिवर टू तीस्ता, काली से लेकर तीस्ता तक ये फैला हुआ है। नेपाल हिमालय जो है ये तीस्ता से लेकर दिहांग तक फैला हुआ है। ऐसे करके दिया है। अब इसमें सही कोई एक ही है, कौन सा सही है वो बताइए, ध्यान से देखिएगा। और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। देखिए कुमायूं हिमालय का जो दिया है वो ठीक दिया है, स्प्रेड बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ है। पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है और इसमें लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, इस तरह की जो माउंटेन रेंज है वो सब आती हैं। इसके अलावा जो माउंटेन पासेस हैं उसमें जोजिला और रोहतांग पास जो है वो इसमें शामिल है, मतलब इसी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। और बाकी नेपाल हिमालय को अगर आप देखें तो काली से तीस्ता तक ये फैला है ना। और दुनिया की जितनी सबसे ऊंची वाली चोटियां हैं वो इसी में आती हैं आमतौर पे, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू है, ये सब इसी में शामिल।
और असम हिमालय को आप जानते हैं कि ये तीस्ता से दिहांग तक फैला है, मतलब ब्रह्मपुत्र तक फैला है कहने का मतलब। और इसमें नागा की पहाड़ियाँ हैं, मतलब नागा हिल्स जिन्हें आप कहते हैं, मणिपुर, मिजो, खासी, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं उधर पड़ती हैं। तो कुल मिलाकर इसमें से बी वाला सही है, जिसमें कुमायूं हिमालय का दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बी वाले को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो दक्कन ट्रैप जो है ये ओरिजिनेट हुआ था लास्ट फेज ऑफ क्रिटेशियस इरा, मतलब क्रिटेशियस इरा जो है उसका जब अंतिम समय चल रहा था उस समय दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति होती है। और द ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज हैज ओरिजिनेटेड इन सेनाजोइक इरा। सेनाजोइक इरा, अब देखिए पृथ्वी पर सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनी है, क्रमबद्ध तरीके से बनी है, तो भारत का भी वही हाल है। तो इसमें जो सेनाजोइक इरा है उस समय वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस जो है उनका उद्गम होता है। और अरावली जो है वो कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न हुआ है, जबकि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना सीक्वेंस जो है, इसकी जो रॉक्स हैं उसमें कोयला पाया जाता है। अब आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से सी वाला। देखिए अरावली वाला जो दिया है कैम्ब्रियन युग में बना हुआ, यही इसमें गलत है। अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में बनकर तैयार हुआ, पुराना पर्वत है, आप जानते ही हैं। बाकी जितना है वो सब सही है। ये ध्यान दीजिएगा कि क्रिटेशियस का जो अंतिम दौर चल रहा था उस समय दक्कन ट्रैप जो है वो ओरिजिनेट होता है। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, और यहाँ जो स्टेटमेंट है उनका संबंध किससे है, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन से है, यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है या उत्तर भारतीय मैदान आप कह लीजिए, उससे संबंधित ये 3 कथन है। पहले वाले में कहा गया कि इट हैज़ बीन फॉर्म बाई डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाई द रिवर्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी जो पर्वतीय नदियां हैं जो कि सतत वाहिनी है, उनके द्वारा जो सेडिमेंट यानी अवसाद लाए गए उसके द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है, उन्हीं के जमाव से ये बने। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इट हैज़ बीन फॉर्म फ्रॉम द एलुवियम ब्रॉट बाय द रिवर दैट इज़ वाई इट इज़ मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, और उपजाऊ होने के पीछे रीज़न क्या है कि जो एलुवियम है उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। नदियाँ जब अपने साथ अवसाद ले आती हैं तो वो बेहद ही उर्वर होते हैं, और जहाँ भी जिस जमीन पर भी वो जमा होते हैं वहाँ जिस प्रकार की मिट्टी बनती है वो लगभग हर फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। और दूसरा इसमें तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि द ओल्ड एलुवियल सॉइल ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड खादर। जो पुरानी वाली जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहा जाता है, और जो नई वाली जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं बांगर। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, 15वां प्रश्न करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। केवल तीसरा वाला गलत है, वो देखकर मालूम हो रहा है इसमें उल्टा दे दिया है। बाकी दोनों सही है, बाकी दोनों चीज़ें ठीक है। ये तो ऐसे भी लॉजिक की बात है कि जलोढ़ मिट्टी के जमाव से, उसके सेडिमेंट से अगर कोई मैदान तैयार हुआ है तो वो बेहद फर्टाइल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का इसमें बड़ा रोल है, ये भी आप जानते हैं, और भी सहयोगी नदियाँ हैं। लेकिन तीसरे वाले में गड़बड़ है। आप भी जानते हैं कि जो नए जलोढ़ मिट्टी से बने हुए क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है खादर, और पुरानी वाली जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको कहा जाता है, यानी पुरानी जो एलुवियल सॉइल होती है उसको कहा जाता है बांगर। यहाँ उल्टा दे दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यह है 16वां। इसमें आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। इनकी ऊंचाई के आधार पर इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे कम ऊंचाई वाले को पहले रखिएगा और सबसे ज़्यादा वाले को सबसे बाद में। तो बताइए इसमें क्रम कौन सा होना चाहिए। सैंडल पीक है और माउंट डिवेलो है, ये सब हिमालय की रेंज नहीं है, मतलब हिमालय की जो माउंटेन पीक्स हैं वो नहीं है। अब आप देखिए, सैंडल पीक है, माउंट डायवोलो है, माउंट कोयोब है और माउंट थुइलर है। ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र चले जाइए और बताइए कि इसमें ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम कौन सा होगा। तो प्रश्न संख्या 16 और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। ए के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला। मतलब ये है इस सैंडल पीक जो है ये नॉर्थ अंडमान में पड़ता है, ऊंचाई कुछ खास नहीं है, फिर भी 738 मीटर ये ऊंचा है। और माउंट डायवोलो जो है वो मिडिल अंडमान में पड़ता है, मध्य अंडमान में पड़ता है, 515 मीटर ऊंचा है। कोयोब जो है वो साउथ अंडमान में है, 460 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है। और थुइलर जो है वो ग्रेट निकोबार में पड़ता है, ये 642 मीटर ऊंचा है। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना था। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया कि इसमें आप देखें कि सेंट्रीपिटल, यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 17 को, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न जो है उससे आप क्या समझते हैं। अब यहाँ उसका मतलब आपको बताना है। तो नीचे 4 विकल्प दिए, इसकी परिभाषा असल में दी है। पहले वाले में कहा गया कि व्हेन रिवर्स फ्लो फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड डिस्चार्ज इनटू अ लेक, जब किसी झील में आकर सारी नदियाँ चारों ओर से, चारों दिशाओं से गिरती हैं, यानी उनका जो गिरने का मुख्य स्रोत है वो एक होता है और चारों ओर से बहकर आकर सारा पानी उसी में इकट्ठा होता है, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, यानी अभिकेंद्र अपवाह, या इसमें आप कह सकते हैं अभिकेंद्र प्रवाह तंत्र, दोनों चीज़ कह सकते हैं। या फिर आप कहें कि व्हेन द ड्रेनेज पैटर्न इज सिमिलर टू द ब्रांचेस ऑफ ट्री, अगर पेड़ की शाखाओं की तरह से ड्रेनेज पैटर्न होता है, अपवाह तंत्र होता है, तो उसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। या फिर व्हेन रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, यानी किसी ऊंचे स्थान से या कोई माउंटेन है वहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है और चारों ओर, चारों दिशाओं में जिधर ढाल है उधर बह जा रही है, तो उसको हम ऐसा कहेंगे। या व्हेन द मेन रिवर्स
फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड ट्रिब्यूटरीज मीट देम एट राइट एंगल। मतलब जो रिवर्स है, मेन रिवर्स है, वो एक दूसरे के पैरेलल फ्लो कर रही हैं और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपस में ऐसे समकोण पर मिल रही हैं। तो बताइए कि इसमें से सेंट्रीपिटल वाला जो पैटर्न है वो कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न संख्या 17 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका इसमें से हो जाएगा ए वाला। ए वाले ऑप्शन को हमने क्यों चुना, इसमें ये बताया गया है कि जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में जाकर विसर्जित होती हैं, गड्ढा झील भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसमें जाकर गिरती हैं, तो ये अभिकेंद्र अपवाह का तंत्र कहा जाता है। वैसे भी अभिकेंद्र का मतलब होता है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर यहाँ नदियाँ जो हैं वो बहकर आ रही हैं। तो इसमें लॉजिक लगाकर आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैज़ द मिनिमम कैचमेंट एरिया। सबसे छोटा कैचमेंट एरिया इसमें से पश्चिम दिशा में बहने वाली कौन सी नदी का है। तो नदियों के नाम में आप ढांढर नदी को देख रहे हैं, कालिंदी है, शरावती है और भरतपूजा है। देखिए और बताइए। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए शरावती, ठीक है। साबरमती का जो पूरा जलग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर में अगर देखें तो 21,674 है। माही का है करीब 34,842। ढांढर का जो आप देख रहे हैं ना वो 2,770 का है। कालिंदी का अच्छा खासा है 5,179। शरावती का है 2,029। भरतपूजा का है 5,397 और पेरियार का लगभग है 5,243। भरतपूजा से थोड़ा सा कम है। तो इसमें सबसे छोटा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो शरावती का है। प्रश्न संख्या 19, विच अमंग द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैज़ द हाईएस्ट कैचमेंट एरिया। वहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछा था, यहाँ पे हाईएस्ट या लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो बताइए इसमें सुवर्ण रेखा दिया है, बैतरणी दिया है, ब्राह्मणी दिया है और पेन्नार दिया है। ये सब नदियों के नाम। आपको ये देखना है कि जलग्रहण क्षेत्र किसका सबसे ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। और करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। पेन्नार का इसमें सबसे ज्यादा है। पेन्नार जो है ना इसका सबसे ज्यादा है, बाकी जो है वो इसकी तुलना में कम है। जैसे सुवर्ण रेखा को आप देख रहे हैं वो 19,296 के आसपास है। बैतरणी का है करीब 12,789 और ब्राह्मणी का है 39,033। इसके बाद पेन्नार का जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 55,213। पालार का अगर आप इसमें देखें, हालांकि दिया नहीं है लेकिन फिर भी 17,870। तो ये सब कुछ नदियां हैं जिनका कि कैचमेंट एरिया है। इसमें बस बड़ा कौन है और छोटा कौन है इतना अंदाजा आपको होना चाहिए। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है इसमें खारडुंगला पास पड़ता है। खारडुंगला जो है, ला का मतलब वैसे भी दर्रा ही होता है, तो आप ला लिख सकते हैं या फिर पास लिख सकते हैं। तो खारडुंगला जो है वो कहाँ पे है, ये ग्रेट हिमालयन रेंज जो है उसमें पड़ता है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल है। जोजिला जो है वो जास्कर में पड़ता है, जास्कर रेंज का हिस्सा है। और लद्दाख रेंज में पड़ता है फोटूला। ठीक, अब इसमें आप फोटूला भी लिखिए और दर्रा भी लिखिए, वो ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर अब ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है। बाकी 3 गलत होंगे, कोई एक सही होगा। और प्रश्न संख्या 20 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। पीर पंजाल रेंज जो है इसमें बनिहाल पड़ता है, ये सही दिया है। बाकी जितने हैं गड़बड़ है, जैसे कि बृहद हिमालय श्रेणी यानी ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है उसमें जोजिला पास है, मतलब जोजिला है। और पीर पंजाल का आप देख ही चुके हैं, जास्कर में पड़ता है फोटूला और लद्दाख रेंज में पड़ता है खारदुंगला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, पंचनद। पंचनद का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ पंचनद इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी का अपना एक पूरा सिस्टम है, अच्छा खासा विकसित पैटर्न है, उसमें बहुत सारी नदियां इसे सपोर्ट करती हैं। तो ये पंचनद का आप यहाँ जिक्र देख रहे हैं। बताइए कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो सतलज है, ब्यास है, रावी है कि चनाब है। सिंधु की सबसे बड़ी सहयोगी इसमें से कौन सी है। 21 करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। चनाब जो है वो इसमें सबसे बड़ी है। वैसे अगर देखा जाए तो पंचनद और पंजाब ये जो शब्द हैं ये आपस में मिलते हुए हैं। 5 प्रमुख नदियां इसमें हैं, सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। इनको मिला के कहते हैं पंचनद। प्रश्न संख्या 22, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच है, वो आपको खोजना है। तो कोपिली जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सिक्किम में है, राज्य के हिसाब से सिक्किम में है। और दोयांग जो है ये पड़ता है आपका नागालैंड में। तिपाई मुख आपका मणिपुर में है। और तुईवई इसको कहा जाता है, तुवई भी कहा जाता है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका मिजोरम में है। ऐसे दिया हुआ है। अब इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 22 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। ये जो कोपिले दिया हुआ है ना यही वाला गलत है। सिक्किम में ये कहाँ पे है, कोपिली तो आपका असम में पड़ता है। बाकी आप दोयांग को देख रहे हैं वो नागालैंड में है। अच्छा, सिक्किम में जो है वो रंगीत है, ठीक है। रंगीत जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो सिक्किम में पड़ता है। तो ए को बाहर कर देते हैं। प्रश्न संख्या 23, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। देवप्रयाग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा रिवर एंड द भागीरथी। जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग उस प्लेस को कहा जाता है जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा का कॉन्फ्लुएंस होता है, मतलब आपस में मेल होता है। कर्णप्रयाग उस जगह को कहते हैं जहां पे नंदाकिनी जो है वो अलकनंदा से जाकर मिल जाती है। रुद्रप्रयाग वो स्थान है जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का मिलन होता है। ऐसे करके यहाँ पे जो पंचप्रयाग उत्तराखंड के हैं वो दिए हुए हैं। अब इसमें कोई एक गलत है, गलती की तलाश आपको करनी है, बताइए।
तो 23वां जो आपने देखा इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला। देखिए कर्णप्रयाग का यहाँ जो दिया है ना, नंदाकिनी और अलकनंदा, वो नंद प्रयाग है, कर्णप्रयाग नहीं है। ठीक, कर्णप्रयाग में तो पिंडर नदी जो है वो अलकनंदा के साथ मिलती है। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी सही है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। यहाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक कही जाती है। शोक क्यों कही जाती है? क्योंकि इसमें बताया गया कि ये अपना रास्ता अचानक बदल लेती है। दिन में किसी और दिशा में बह रही हैं, रात होते होते पानी बढ़ा तो ये अपना रास्ता छोड़ के कौन से गांव में घुस जाएंगी और तबाही फैला देंगी, कहा नहीं जा सकता। तो ये बात है। और इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि सतलुज इज नोन एज लांगचेन खंबाब। सतलुज नदी जो है इसको तिब्बत में लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, इसका तिब्बत वाला नाम दिया है। और सिंधु को तिब्बत में कहा जाता है सिंगी खंबन। अब आप ये बताइए कि ये नदियों के नाम जो दिए हैं इसमें से सही कौन सा है? 3 अलग अलग जानकारियां आपके पास है कोसी, सतलज और सिंधु के बारे में। इसमें से सही की तलाश आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन एकदम अच्छी वाली हैं और सही है, तो आपको इन्हें मालूम होना चाहिए। इसके बाद 25 पर चलते हैं और यहाँ फिर से पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो अब गलती खोजनी है आपको। देखिए इसमें कहा गया कि द यमुना रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। गंगा की जो सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहयोगी नदी है वो है यमुना। और गोदावरी रिवर इज फॉर्म बाय द मीटिंग ऑफ 2 स्ट्रीम। और कौन सी 2 धाराएं मिलती हैं तो गोदावरी का जन्म होता है। तो ये नदियां हैं, एक तो काली गंडक है, दूसरी त्रिशूल गंगा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों के मिलने से गोदावरी नदी की जो मुख्य धारा है उसका निर्माण होता है। बराकर रिवर जो है ये दामोदर की सहयोगी है, मतलब दामोदर की ट्रिब्यूटरी है। और दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे बिहार का शोक कोसी है, वैसे ही दामोदर जो है वो बंगाल का शोक है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, तो गलती अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसमें है। यहाँ आप देख रहे हैं गोदावरी का जो यहाँ पर बताया गया है सिस्टम, असल में गंडक नदी जो है ये 2 धाराओं के मिलने से बनती है। एक तो काली गंडक, दूसरी त्रिशूल गंगा। गंडक जिसे कि सदानीरा कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो इसका जन्म हुआ है 2 अलग अलग नदियों की धाराओं के मिलने से। एक तो है काली गंडक और दूसरी है त्रिशूल गंगा। यहाँ दिया हुआ है गोदावरी, तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा गया। तो 3 यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं, नीचे विकल्प दिया है। शारदा या सरयू ये जो रिवर है इसका ओरिजिन माना गया है मिलाम ग्लेशियर से, और ये मिलाम ग्लेशियर जो है ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि चंबल रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है महू से, और ये मालवा प्लेटू में पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश इसकी लोकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये मालवा प्लेटू का हिस्सा है, ये बताया जा रहा है। द ओरिजिन ऑफ रावी रिवर इज इन वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुल्लू हिल्स जो है हिमाचल की, उसके यहाँ रावी नदी की उद्गम की बात हो रही है। तो कुल्लू की पहाड़ियाँ या कुल्लू हिल्स जो है उसके रोहतांग दर्रे के पश्चिम में ये निकलती है, यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। तो अब आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न पूरा आप देख रहे हैं। 26 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें डी वाला, क्योंकि तीनों सही हैं, इसमें गलती हम नहीं तलाश सकते। ये जो तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब के सब ठीक है। और मिलाम ग्लेशियर जो है वहाँ से शारदा या जो सरयू नदी है वो निकलती है, और इसको गौरी गंगा के नाम से वहाँ पर जाना जाता है। तो इसका जो वहाँ वाला नाम है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं 27 की ओर, और इसमें इनकरेक्ट खोज लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर नियर द मानसरोवर लेक इन द कैलाश माउंटेन रेंज। सफ़ेद झूठ यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद कहा गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोइंग इन द साउथ डायरेक्शन इन बांग्लादेश मीट द तीस्ता रिवर ऑन इट्स राइट बैंक आफ्टर विच इट इज नोन एज जमुना। यमुना नहीं, जमुना। और द ब्रह्मपुत्र रिवर फाइनली ज्वाइन द पद्मा रिवर एंड फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। बहुत सारी नदियां जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और अंत तक आते आते इनका नाम परिवर्तित हो जाता है। तो वो सब दिया है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज आल्सो नोन एज सांगपो। अब आप ये बताइए कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं और गलती तलाशना इसमें बेहद आसान है। तो 27वां जो आपने देखा इसमें सही जवाब हो जाएगा ए वाला। देखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो इसमें ग्लेशियर का नाम दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से हो जाएगा? वहाँ से तो गंगा निकलती है, मतलब भागीरथी। यहाँ ये मानसरोवर लेक के पास एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमांग युंगडुंग। अच्छा नाम है। तो चेमांग युंगडुंग जो है उससे ये उसके पानी के मेल्ट होने से ब्रह्मपुत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ ग्लेशियर का नाम गलत दिया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसमें बी, सी और डी सही है, उसे आप देखें। प्रश्न संख्या 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर आउट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज एन एंटीसीडेंट रिवर। इसमें से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? मतलब ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे से उसको सहयोग करने वाली नदियों के नाम दिए हैं, उसमें से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है ये आपको बतानी है। पर्वत के निर्माण से पहले ही ये नदियां जो हैं ये मैदानों में प्रवाहित हो रही थी या उस धरातल पर बह रही थी।
जब पर्वत का उत्थान शुरू होता है, मतलब पर्वत जो है वो बनना शुरू होते हैं, आमतौर पे हिमालय जो है वो फोल्डेड माउंटेन है, मतलब वलित पर्वत है, तो धरातल पर वलन पड़ता है, टेथिसी का वहाँ पे विलय हो जाता है, आप जानते हैं। तो जब ऊंचाई बढ़ने लगती है तो ये नदियाँ उस ऊंचाई का विरोध करने लगती हैं और अपना रास्ता वहाँ से पर्वत को काट काट कर बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये पूर्ववर्ती अपवाह यहाँ दिखाई देता है। फिलहाल आप बताइए, इसमें नदियों के नाम दिए हैं, सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है और संकोश। तो 28 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, सुबनसिरी। सुबनसिरी जो है वो इसमें एक पूर्ववर्ती नदी है और ब्रह्मपुत्र के बाएं किनारे से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें बूढ़ी दिहांग है, धनसरी है, ये सब नदियां आती हैं। और दाहिने किनारे से आप सुबनसिरी को देख ही चुके हैं, उसके अलावा कामेंग, मानस और संकोश भी हैं। ये तीनों भी ये बाएं तट से ही, माफ कीजिएगा, दाहिने तट से ही जो ब्रह्मपुत्र है उसे सपोर्ट करती हैं। और सुबनसिरी जो है इसका ओरिजिन अगर आप देखें तो ये तिब्बत से ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय जब ऊंचा होने लगा तो इसने ऊंचाई का विरोध किया। प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। अब यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। पेनिसुलर रिवर्स जो है उनके बारे में, प्रायद्वीपीय नदियों की अपनी विशेषता है। जैसे हिमालयी नदियाँ जो है वो सतत वाहिनी होती है, ग्लेशियर के पिघलने से इनमें पानी आता है तो पूरे वर्ष भर ये पानी बना रहता है। जब तक ग्लेशियर जिंदा है तब तक नदी जिंदा है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, उनमें वैसा जो धरातल है वो नहीं पाया जाता, वैसा स्रोत उनके पास नहीं होता है, तो ये सतत वाहिनी आमतौर पर नहीं होती है, कुछ को छोड़कर। अब आप ये बताइए कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया है उसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले कथन में कहा गया कि तापी रिवर ओरिजिनेट नियर सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। सिहावा नाम की जो जगह है रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, वहां से तापी ओरिजिनेट होती है, तापी का उद्गम होता है। द गोदावरी रिवर आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा ओरिजिनेट इन नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। इसका ओरिजिन दिया है महाराष्ट्र के नासिक जिले से और इसे कहा जाता है दक्षिण गंगा। द कृष्णा रिवर, द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिसुलर रिवर, ओरिजिनेट नियर द महाबलेश्वर इन द सह्याद्री रेंज। सह्याद्री हिल्स जो है, सह्याद्री रेंज जो है, उसके महाबलेश्वर नाम की जगह से ये कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट है पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में। और कावेरी जो है इसका उद्गम दिया हुआ है कि ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कोगाडू जिला जो है कर्नाटक का, वहां से इसका उद्गम होता है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो ऐसा करके इसमें कावेरी की इन्फॉर्मेशन दिया है। कावेरी पे क्वेश्चन यूपीएससी ने भी अभी पिछले वर्षों में पूछा है। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा ए वाला। यहाँ देखें तापी का ही गड़बड़ दिया हुआ है, ये ऊपर वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, बाकी सब तो सही है। महानदी का ये ओरिजिन का प्लेस है, तापी का नहीं है, ठीक है। महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का जो सिहावा नाम का स्थान है वहां से निकलती है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। अच्छा, तापी जो है वो मध्य प्रदेश में बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो है वहां की मुल्ताई नाम की जगह से निकलती है, तो उसका ओरिजिन यहाँ पे गलत दिया था, बाकी ठीक। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है एज पर द कोपेन्स स्कीम। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, ये आप देखते हैं ज्योग्राफी में, तो उसी के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब जलवायु का कौन सा प्रकार किस तरीके से दर्शाया गया है, कोड वर्ड उनका दिया है और उनका मतलब दिया है। आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। तो AMW प्रकार का जो क्लाइमेट है ये असल में मानसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन के तौर पे देखा जाता है। मतलब शुष्क, यहाँ आप देखें लघु शुष्क ऋतु होती है और मानसूनी प्रकार, मतलब ज़्यादातर मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। AS प्रकार का जो कोड है ये असल में मानसून विद ड्राई समर को दर्शाता है। गर्मियाँ जो हैं वो सूखी होती हैं और बाकी मानसूनी पैटर्न होता है। और BWHW आप यहाँ देख रहे हैं, ये ट्रॉपिकल सवाना जो है उसको दर्शाता है, जबकि BSHW जो है ये सेमी एरिड जो स्टेपी क्लाइमेट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर कोड और उनका जो मीनिंग है वो दे रखा है। आप ये बताइए कि कोपेन की योजना के हिसाब से इसमें से कोई एक गलत है और वो कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 30 को आपने देखा, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। BWHW जो आप देख रहे हैं ना, यही वाला गलत दिया है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार इसको बता दिया है, जबकि BWHW जो है वो गर्म मरुस्थलों को दर्शाता है। ये डेजर्ट जो होते हैं ये गर्म होते हैं, इसका मतलब ये है कि मरुस्थल यानी जो डेजर्ट है वो ठंडे भी होते हैं। मतलब कोई स्थान मरुस्थल है या नहीं इस बात से तय होता है कि वहाँ वर्षा की मात्रा कितनी है, वर्षा कैसे हो रही है, कितनी कम हो रही है। ठीक, तो गर्म मरुस्थल जैसे कि राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है वो इस प्रकार के क्लाइमेट में आता है। तो यहाँ हमने सी वाले को बाहर कर दिया, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप कम्स अंडर द 3 कैटेगरी। अब कैश क्रॉप, कॉमर्शियल और प्लांटेशन, मतलब ऐसी फसल का नाम आपको चुनना है कि कैश भी हो, कॉमर्शियल भी हो और प्लांटेशन भी हो। मतलब वो रोपण फसल के अंतर्गत भी आता हो, वाणिज्यिक भी हो और नकदी फसल भी हो। तो इसमें कौन सा होगा? 3 in 1 के तौर पे आप किसको चुनिएगा? ये जूट है, कॉटन है, टोबैको है कि शुगर केन है? तो 31 को आपने देखा। अब ये देखिए कि इसमें जो वाणिज्यिक फसल, नकदी फसल का तय होता है, मतलब एक क्राइटेरिया होता है, ये हर जगह के लिहाज से अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि भारत में जिसे नकदी फसल माना जाता है वो पूरी दुनिया में नकदी ही मानी जाए। ठीक, तो यहाँ भारतवर्ष के ही संदर्भ में देखना है। अब देखें और बताएं। तो 31 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें डी वाला हो जाएगा। शुगर केन जो है वो तीनों प्रकार से देखी जाती है। ये रोपण फसल है, इसकी जो पेड़ियाँ होती हैं, मतलब एक बड़े गन्ने को बीच बीच में से जहाँ से गठाने होती हैं उसी के पास से काट के कल में लगाई जाती हैं, उसको पेड़ी कहा जाता है।
तो ये रोपित होता है, मतलब इसको रोपा जाता है। और उसके बाद ये वाणिज्यिक फसल भी है, कॉमर्शियल भी है और कैश क्रॉप भी है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो इसमें से हमने डी को चुना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, ये सब वाणिज्यिक में आता है, मतलब कॉमर्शियल में आता है। चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, ये सब, गन्ना सब में शामिल है, ये रोपण में आता है, रोप कर आप इन्हें उत्पन्न करते हैं। इसमें रबर आता है, कॉफ़ी के पौधे होते हैं, सब रोपे जाते हैं। और जूट, कपास, तंबाकू और गन्ना भी शामिल कर लीजिए, ये कैश क्रॉप्स हैं। तो कुल मिलाकर हमने गन्ना को चुना है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। एथेनॉल और अल्कोहल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा फसलों की खेती की जाती है, मतलब कौन सी ऊर्जा फसलों की खेती की जाती है। यहाँ पे एनर्जी क्रॉप्स की बात हो रही है। तो शुगर केन है, मेज़ है और टैपियोका है, जेट्रोफा है, ये वनस्पतियों के नाम है। आप ये बताइए कि इसमें से कौन कौन सी फसलें जो हैं वो एथेनॉल और अल्कोहल को प्रोड्यूस कर सकती हैं, मतलब हम उनसे एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। और कुल मिलाकर इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सभी तो हैं, सभी से हम एथेनॉल का उत्पादन कर सकते हैं, गन्ने से भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि जिन पौधों में स्टार्च का अमाउंट ज़्यादा होता है उनको आप एथेनॉल उत्पादन के लिए लगा सकते हैं। तो स्टार्च का अमाउंट इन सभी में ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश विल कम अंडर विच टाइप ऑफ क्लाइमेट अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट एज पर द कोपेन स्कीम। अब फिर से एक बार कोपेन महाराज आ गए हैं और आपको ये देखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो इनके कोडिंग के हिसाब से कौन से कोड में फिट बैठती है, इनके क्लासिफिकेशन में उसको कौन से कोड में रखा जाएगा। तो अरुणाचल की जलवायु को ध्यान दीजिएगा और यहाँ नीचे देखिए CWG है, DFC है, BWHW है और E प्रकार का क्लाइमेट है। तो बताइए। तो 33 आपने देखा और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, DFC टाइप का जो क्लाइमेट है ये छोटी गर्मियों का मौसम होता है इसमें, और ठंडी और नमी वाली जो शीत ऋतु है वो पाई जाती है। मतलब सर्दी के मौसम में वर्षा होती है और ये जो शीत ऋतु है ये लंबी होती है। इस तरह की जलवायु कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल में पाई जाती है। यहाँ गर्मियाँ काफ़ी छोटी होती हैं। बाकी अगर आप देखें तो CWG प्रकार का जो क्लाइमेट है इसमें सूखी ठंडियाँ होती हैं और मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गंगा का पूरा मैदानी क्षेत्र इसी में आता है। और ध्रुवीय प्रकार का जो जलवायु का क्षेत्र होता है, मतलब पोलर क्लाइमेट होता है, उसमें E टाइप के कोड को हम रखते हैं। तो कैपिटल E जो है वो पोलर क्लाइमेट को या पोलर जो जलवायु है उसको दर्शाता है। और इस प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ अगर देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में देखी जाती है। और BWHW को तो आपने देखा ही, जलता हुआ रेगिस्तान। तो इसमें से बी को चुन लिया। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल हैज़ द हाईएस्ट एरिया। अब यहाँ पे 1000 हेक्टेयर के हिसाब से आपको देखना है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए, इसमें इंसेप्टिसोल है, ये मिट्टियों के प्रकार हैं, एंटीसोल है, एल्फीसोल्स है और वर्टिसोल्स है। ये सब सॉयल्स हैं अलग अलग टाइप की। तो बताइए कि 1000 हेक्टेयर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके पास। तो 34 आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए वाले को हमने चुन लिया, यानी इसमें जो इंसेप्टिसोल है ये सबसे बड़े पैमाने पर फैली हुई है। मतलब इसका अगर हम 1000 हेक्टेयर में विस्तार देखें तो प्रतिशत के लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि आंकड़ा आप उतना याद नहीं रख पाएंगे। प्रतिशत जो है वो 39.74% है कुल मिट्टियों का। और एंटीसोल जो है वो इससे थोड़ी सी पीछे है, 28.08% हिस्से पर या क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। वैसे अगर देखें तो 92,131.71 1000 हेक्टेयर के हिसाब से। तो ऐसे हमने देखा। ए वाले ऑप्शन को चुना। 35 को देख लेते हैं, इनकरेक्ट आपको चुनना है। ब्लैक सॉइल्स आर आल्सो नोन एज रेगुड़ या कॉटन ब्लैक सॉइल। इसको कपास की काली मिट्टी कहा जाता है या रेगुड़ मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी के बहुत सारे नाम होते हैं, वो दिए हुए। ब्लैक सॉइल आल्सो हैज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्फ टिलेज। इसके अंदर खुद की जुताई की क्षमता होती है, ये अपने आप को खुद ही जोत लेती है, तो बीज बोने में आसानी होती है। और एक्सेस ऑफ लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड फास्फोरस इज फाउंड इन ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी में जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन एंड बायोमटेरियल। ब्लैक सॉइल के अंतर्गत जो नाइट्रोजन और बायोमटेरियल यानी जैविक पदार्थ होते हैं वो कम पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर मिट्टी में सब कुछ पाया जाए, कुछ ना कुछ डिफिशियंसी होती है। तो अब आप यहाँ देखें गलती कहाँ पर है। तो 35वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। देखिए ये एक्सेस ऑफ लाइम, यहाँ पे जो पदार्थों का नाम दिया हुआ है इसमें गड़बड़ है। असल में चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। यहाँ पर दे रखा है फास्फोरस, तो यहीं पर ये गड़बड़ हो जाती है। कुछ तो ठीक दिया है लेकिन फास्फोरस को शामिल करके गड़बड़ हो गई। असल में काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ इसमें बहुत भारी मात्रा में नहीं पाई जाती है, तो गड़बड़ है। बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं। और काली मिट्टी को ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, इसे स्वतः कृषि मृदा इसीलिए कहा जाता है। एक बार सिंचाई आपने कर दी तो इसके अंदर पोर बहुत कम होते हैं, तो वाष्पीकरण कम होता है, पानी बना रहता है। प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। यहाँ देखें करेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। तो मोर अमाउंट ऑफ पोटाश एंड लेस अमाउंट ऑफ फास्फोरस इज फाउंड इन एलुवियल सॉइल। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें फास्फोरस का जो अमाउंट है वो कम होता है और पोटाश यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रेड एंड येलो सॉइल आर जनरली डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। मतलब जो रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी होती है, लाल पीली मिट्टी, उसका रंग जो है वो क्षेत्र के हिसाब से होता है। तो इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो ह्यूमस है उसकी मात्रा कम होती है, उस मामले में ये अभावग्रस्त होती है।
डिफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स नाइट्रोजन, फास्फेट एंड कैल्शियम इज फाउंड इन लेटेराइट सॉयल। जो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी होती है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम पाया जाता है, उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम जो है वो भी काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब है वो डी वाला हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी सही है, इसमें कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं है। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 3 क्रॉप ऑफ पैडी, इसमें कौन कौन सी 3 प्रकार की धान की फसलें होती हैं। तो आस, अमन और बोरो ये कौन से राज्यों में बोई जाती हैं। धान की 3 अलग अलग फसलों की 3 अलग अलग मौसम में पैदावार होती है। आस, अमन और बोरो ये कौन कौन से राज्यों में प्रचलित है आप देकर बताइए। तो असम दिया है, वेस्ट बंगाल दिया है, राजस्थान है और ओडिशा है, विकल्प आपके नीचे दिए हुए। प्रश्न संख्या 37 को आपने देखा, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। चुनना आसान था क्योंकि इसमें कुछ ऑप्शन जो है वो अपने आप में अलग ही दिए हुए थे। तो सी को चुन लिया, पहला, दूसरा और चौथा। राजस्थान में कहाँ से बोया जाएगा? राजस्थान तो सूखा क्षेत्र है, ये उन्हीं स्थानों में पैदा किया जा सकता है बरसात के मौसम के अलावा जहाँ पे हमेशा ही नमी की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसमें आप असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को डाल सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही वर्ष में धान की 3 फसलें तैयार होती हैं इन राज्यों में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो द यूनाइटेड नेशन हैज सेलिब्रेटेड द ईयर 2007 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2007। और इसके बाद खैरा जो है वो धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक रोग है। खैरा इज द मेजर डिजीज काज बाई जिंक डिफिशियंसी इन पैडी। अगर जिंक का अभाव पैडी में होता है तो खैरा रोग उसको परेशान करेगा, नष्ट कर देगा। अ वेराइटी ऑफ पैडी गोल्डन राइस कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है गोल्डन राइस के अंतर्गत। और विटामिन B1 इज जनरली डिस्ट्रॉय व्हेन राइस इज वॉश्ड। जब चावल को धोया जाता है तो विटामिन B1 जो है वो उससे नष्ट हो जाता है, मतलब उसमें से खत्म हो जाता है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 38 को आपने देखा, ऊपर वाला ही जो है वो गलत है। मतलब ये है कि ये जो ए वाला ऑप्शन है यहाँ 2007 दिया हुआ है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस था। असल में इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस मनाया गया था 2004 में, 2007 में नहीं। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2004 में इसको घोषित किया गया था, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 39 को देखिए, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो कोबाल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम के द्वारा अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है तो कोबाल्ट उसमें सबसे मुख्य उपयोगी पदार्थ होता है। और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन ग्रेन इज फाउंड इन मिलेट। मतलब ये है कि जो मिनरल प्रोडक्शन की मात्रा होती है, यानी खनिज उत्पादन के मामले में अगर देखें तो अनाजों में बाजरा जो है वो सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि खनिज उत्पादन की सर्वाधिक मात्रा जो है वो बाजरे में पाई जाती है। इसके बाद कहा गया कि मेज इज ग्रोन एज फॉडर इन जायद। मतलब फॉडर इन जायद, जो फॉडर के तौर पे मेज का प्रोडक्शन है, यानी चारे के रूप में जब हम मक्के की बुआई करते हैं तो वो जायद की सीजन में बोया जाता है। ऐसा नहीं है कि मक्के को आप साल में किसी भी सीजन में लगा देंगे तो उसमें बालियां लग जाएंगी, लगेंगी भी तो किसी काम की नहीं होंगी। उसका जो खास मौसम है हर क्षेत्र के लिहाज से, वैसे ही उसमें फलियां लग सकती हैं या बालियां लग सकती हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं लंबे लंबे, उसको पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जायद की सीजन में। और इसके बाद कहा गया कि ट्रिट्रिकेल जो है एक वेराइटी है वीट की, मतलब गेहूं की, और हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन वीट एंड पैडी। और इसको हाइब्रिड करके तैयार किया गया है, मतलब संकर ये प्रजाति है। और इसमें हमने हाइब्रिड यानी क्रॉस किसका किसका किया है, तो गेहूं का और धान का ट्रिट्रिकेल को बनाया गया है। अब इसमें आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 39 पहचानना आसान है, इसका जो डी वाला आंसर है वही गलत है। आप जानते हैं कि ये जो ट्रिट्रिकेल है ये गेहूं और धान को मिलाने से थोड़े ना बना है। गेहूं के साथ जब राई को मिलाते हैं, राई का मिक्सचर करते हैं, तब जाकर हमें प्राप्त होता है ट्रिट्रिकेल। आगे बढ़ते हैं, बाकी जितनी चीजें हैं वो सही हैं। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसमें खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट वैरायटी दी हुई है, क्रॉप्स के नाम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें चिकपी है और इसकी एक प्रजाति का नाम है पूसा प्रगति, यानी चना जो है इसकी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है पूसा प्रगति। उसके बाद पीस जो है उनकी एक महत्वपूर्ण प्रजाति में पूसा वैभव आता है। मसूर की जो दाल होती है उसकी एक प्रजाति, उसकी एक किस्म का नाम है पूसा चमत्कार। और उड़द की दाल जो है उसकी एक किस्म का नाम है वरदान। तो फसलों के नाम और उनकी वैरायटी जो है उनके नाम काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे और इतनी भारी मात्रा में होते हैं कि उन्हें याद करना मुश्किल हो पाता है। तो इसके लिए आप जितना ज़्यादा इनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही ये आपके दिमाग में बैठेगा। तो फिलहाल इसमें ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, 40वां जो है इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा। पहले देख लीजिए अच्छे से, डी वाला देखिए, उड़द वाला जो दिया है वही करेक्ट है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो गड़बड़ है। उड़द की एक प्रजाति है जो कि है वरदान, बाकी चने की है पूसा चमत्कार, मटर की है पूसा प्रगति और मसूर की है वैभव, पूसा वैभव। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो वाटर कोर डिजीज इन टर्निप, यानी शलजम जो होता है उसमें वाटर कोर डिजीज जो है वो किस वजह से होती है। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक के अभाव की वजह से होती है। और विपटेल डिजीज जो कॉलीफ्लावर में लग जाती है वो किस वजह से है। तो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से ऐसा होता है। मॉलिब्डेनम हमें मिट्टी को देना चाहिए। और हर्ट रॉट डिजीज जो बीट रूट यानी चुकंदर में लगती है वो इस वजह से होती है क्योंकि मिट्टी में बोरॉन कम हो जाता है, बोरॉन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है।
और कैरोट्स जो है उनमें कैविटी स्पॉट डिजीज लग जाती है, ये बड़ी बेकार बीमारी होती है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम का अभाव हो गया है, कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो ये अभावजन्य रोगों के नाम दिया है, मतलब जो खास तत्व हैं उनकी कमी हो गई तो पौधे बीमार हो जाते हैं। अब इसमें कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए? तो 41 को आपने देखा ऊपर वाला ही गलत दिया, ये शलजम वाला जो वाटर कोर दिया है ना, इसी में गड़बड़ है। असल में शलजम में जो वाटर कोर डिजीज लगती है वो असल में मैग्नीज की कमी से लगती है। मैग्नीज का अभाव होता है ना कि जिंक का। हर जगह जिंक की कमी थोड़े होगी, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी कमी हो सकती है। तो उसमें से जो मॉलिब्डेनम होता है, माफ कीजिएगा मैग्नीज होता है, उसकी कमी से ये रोग लगता है। बाकी सब सही है, तो उनको भी आप याद रखिएगा, ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, मतलब कौन सी चीज़ का हम क्या, कौन सा हिस्सा खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या होता है वो आपको बताना है। तो जड़ खाते हैं हम शलजम की, और तना हम लोग सेवन करते हैं सूरन का, जैसे कि आप जिमीकंद भी कहते हैं। एलिफेंट फुट, ये हाथी के पैर के समान गठान वाला होता है। और फल हम सेवन करते हैं अरबी का, जबकि बीज हम खाते हैं लोबिया का। लोबिया को काऊ पी कहते हैं, अच्छा नाम है। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है, मतलब किस फसल का या किस पौधे का हम कौन सा हिस्सा खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 42 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। यहाँ गलती खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो अरबी का हम लोग फल कहाँ खाते हैं? जो टैरो रूट है इसका हम लोग फल कहाँ सेवन करते हैं? अरबी, सूरन और आलू, इन सब का हम तना खाते हैं, ठीक है। इसका भी हम स्टेम ही सेवन करते हैं, इसमें जो फल दिया हुआ है वो रॉन्ग है। तना हम लोग खाते हैं आलू का, अरबी का और जिमीकंद यानी सूरन का। फल हम लोग सेवन करते हैं टमाटर का, बैगन भी हम लोग फल वाला ही हिस्सा उसका खाते हैं, मिर्च का भी हम लोग फल खाते हैं, भिंडी का भी फल खाते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, ककड़ी, ये सब जो है इनका भी हम फल ही खाते हैं। जड़ जो हम लोग सेवन करते हैं, मतलब जो रूट्स हम लोग इसमें एडिबल पार्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, उसमें गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, ये सब आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 43वें को देख लेते हैं, लगे हाथ। तो यहाँ पर कहा गया कि एग्रीकल्चर और कौन सा रीजन दिया हुआ है। ये सब जो है ये स्थानांतरित कृषि है, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ये पर्यावरण को बर्बाद करने का एक नायाब तरीका है, लेकिन जो जनजातीय लोग हैं वो इतने भोले भाले होते हैं कि वो लंबे समय से इसी पर आश्रित हैं। एक जगह अगर जमीन बंजर होती है तो उसको छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जाते हैं, जंगल को उजाड़ते हैं और वहाँ पर खेती करना शुरू करते हैं। तो निर्वनीकरण बहुत तेज रफ्तार में इस वजह से होता है। देखिए, रे प्रकार की जो कृषि है ये वियतनाम और लाओस में चलती है। लोगन जो है वो पश्चिमी अफ्रीका की है, वेनेजुला में कोनुको है, और तुंग्या जो है वो श्रीलंका की है। इसमें कौन सा गलत है वो आपको तलाशना है। ऐसा नहीं है कि ये भारत में ही समस्या है, पूरी दुनिया में ये दिक्कत की बात। तो 43 को आपने देखा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा डी वाला। तुंग्या जो दिया हुआ है ये श्रीलंका की नहीं है, ये कहाँ की है? ये बर्मा की है, मतलब म्यांमार की है। बाकी लद्दाख को अगर आप देखें तो वो इंडोनेशिया की है, और लोगन जो देख रहे हैं वो आपकी वेस्ट अफ्रीका की है। तो बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन डी वाला ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 44 को देखिए, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा रीजन दिया है? एग्रीकल्चर दिया है, फिर से वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है। तो दीपा प्रकार का जो कल्टीवेशन है वो बस्तर जिले छत्तीसगढ़ में होता है। पोडू जो है वो केरल के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में होता है। खिल प्रकार की जो कृषि है वो हिमालयन बेल्ट में देखी जाती है। और बीवर जो है वो बुंदेलखंड वाला हिस्सा जो मध्य प्रदेश का है, यूपी वाला नहीं, मध्य प्रदेश वाला जो बुंदेलखंड का हिस्सा है वहाँ पर होती है। तो ये प्रचलित कृषियों यानी एग्रीकल्चर की टेक्निक्स का नाम दिया है। इसमें आप ये बताइए गलतियाँ कहाँ पर है? कृषि का प्रकार ध्यान से देखिएगा, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। इसमें गलत कौन सा है? ये जो पोडू दिया हुआ है, पोडू कहाँ पे होती है? ये आंध्र में होती है। बाकी कुमारी जो है वो केरल का पश्चिमी घाट जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। और दीपा वाला आपने देख ही लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे खोजने के लिए कहा गया। तो एक तरफ रिवॉल्यूशन दिया है और दूसरी तरफ रिलेटेड एरिया दिया है, मतलब कौन सी क्रांति किस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी वो असल में दिया हुआ है। तो कृष्ण क्रांति यानी कृष्ण रिवॉल्यूशन जो है ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और फर्टिलाइजर के संबंध में उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाई गई थी। और गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध फ्रूट प्रोडक्शन से है और हनी प्रोडक्शन से भी है, शहद उत्पादन से भी है। रेनबो रिवॉल्यूशन जो है इंद्रधनुषी क्रांति, इसका संबंध टोटल एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने से। और अमृत रिवॉल्यूशन जो है ये रिवर लिंकिंग स्कीम है, असल में नदियों को जोड़ने की परियोजना है। अब आप ये बताइए कि गलतियां कहाँ पर है। तो 45 को आप ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो ए हो जाएगा। ये कृष्ण क्रांति का जो दिया हुआ है उर्वरक उत्पादन और गैर परंपरागत ऊर्जा, वो तो ब्राउन रिवॉल्यूशन है, ठीक है, वो ब्लैक रिवॉल्यूशन नहीं है, वो ब्राउन रिवॉल्यूशन है। बाकी अगर आप देखें तो जो कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशन है वो असल में खनिज तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से लाई गई थी। तो वहाँ पर ये मिनरल ऑयल जो होना चाहिए था वो नहीं दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या अगले को देखते हैं जो कि है 46। इसमें फिर से इनकरेक्ट खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो एक तरफ टूरिस्ट प्लेसेस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्टेट दी हुई है। अरुणाचल में है दोईमुख, अंडमान में है बंगाराम और केरल में है अलपुझा, जबकि हिमाचल में है कसौली। गलती कहाँ पर है वो बताइए। तो प्रश्न संख्या 46 जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा। यहाँ राज्य के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अंडमान निकोबार वाला बंगाराम जो दिया है ये गड़बड़ है। बंगाराम असल में कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। बाकी जो है आप देख रहे हैं हिमाचल में है कसौली, सही है।
बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो परफेक्ट है, सिर्फ ये लक्षद्वीप वाला होना चाहिए था बंगाराम, जो कि नहीं दिया है। तो बी वाले ऑप्शन को बाहर कर देते हैं। 47 की ओर चलते हैं तुरंत, और इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है सीमेंट प्रोड्यूसिंग एरिया दिया हुआ है और साथ में स्टेट दिया हुआ है। तो राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है वो असल में चुनार है, ऐसा दिया है। मध्य प्रदेश में है बानमोर, गलत की तलाश आपको करनी है। छत्तीसगढ़ में है अकालतारा, और गुजरात में जो सीमेंट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है रानाबाग। आप बताएं गलती कहाँ पर है। तो 47 आपने देखा ऊपर ही गलत दिखाई दे रहा है। चुनार कब से राजस्थान में पहुंच गया, ये लोकेशन वैसे भी एकदम साफ साफ देखकर मालूम हो रही है। राजस्थान में जो सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है उसमें लाखेरी, सिरोही और नागौर का नाम आप जोड़ सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं बानमोर है, उसके अलावा सतना और मैहर आप जानते ही हैं। गुजरात में पोरबंदर है, बड़ोदरा है, रानाबाग है। और इसके बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भाटापारा, अकालतारा और मांडर है। तो ये जो चुनार वाला ऑप्शन दिया है ना, ये गड़बड़ दिया है इसमें। ये यूपी का है असल में। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो चुर्क, जो कि सोनभद्र का है, वो सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। डाला सोनभद्र का, और चुनार कहाँ पे है, मिर्जापुर में। अब आगे चलते हैं, 48 को देखते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा गया, और ये मेजर सेंटर ऑफ द पेपर इंडस्ट्री दिए हुए हैं। मतलब वेस्ट बंगाल में कौन सा पेपर इंडस्ट्री के मामले में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो दिया है, वैसे ही आंध्र में है। तो पश्चिम बंगाल का है शहडोल, गलत की तलाश आपको करनी है। आंध्र का है राजमुंदरी, तेलंगाना का है सिरपुर कागजनगर, और उड़ीसा का है रायगढ़। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। यहाँ बात हो रही है मेजर सेंटर्स ऑफ द पेपर इंडस्ट्री, स्टेट वाइज दिया हुआ है। और 48 जो है इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला। वेस्ट बंगाल और शहडोल जो दिया है, शहडोल कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। वेस्ट बंगाल में कब से पहुंच गया। वेस्ट बंगाल में तो टीटागढ़ है, रानीगंज है, चंद्रहाटी है, शेवराफुली है, इस तरह की जगहों के नाम हम देखते हैं। और आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में भी स्थान है, जैसे कि आप शहडोल को देख रहे हैं। इसके अलावा इंदौर, भोपाल, बैतूल, सीहोर, यहाँ से भी उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये वेस्ट बंगाल में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क ये उत्तर प्रदेश में है, DLW, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड ये आपका कर्नाटका में। तो ये अलग अलग उद्योगों के क्षेत्रों का नाम दिया है। अब आप ये बताइए कि मिलान कहाँ पर गलत किया है, नॉट करेक्टली मैच कौन सा है। 49 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाला गलत दिया है, ये असल में पेरम्बूर में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे, पेरम्बूर में है, और पेरम्बूर आपका पड़ता है तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु। तो ये लोकेशन गलत है, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। अर्धशतक हमने पूरा किया, और यहाँ पर कहा गया कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनका चयन करिए। मतलब कुछ नदियां जो है वो पश्चिम की ओर बह जाती हैं तो वो अरब सागर में चली जाती हैं, कुछ जो है वो पूर्व की ओर बह जाती है तो वो बे ऑफ बंगाल में जाकर समाहित हो जाती है। तो यहाँ मांडवी है, जुआरी है, माही नदी है और महानदी, ये सब नदियों के नाम हैं। अरेबियन सी में जाकर कौन सी नदी गिरती है ये आपको बताना है। तो 50वां जो आप देख रहे हैं सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा। महानदी का इससे जो अरेबियन सी है इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो पहला, दूसरा और तीसरा हम चुन लेते हैं। वैसे अगर देखें तो अरेबियन सी में गिरने वाली नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुआरी, इस तरह की और भी नदियां हैं जो कि इधर अरेबियन सी में पश्चिम दिशा में गिरती है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, रिगार्डिंग द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर। तो जूट उत्पादक क्षेत्रों के आधार पर देखिएगा, वेस्ट बंगाल में बजबज नाम की जगह है, बजबज से आपको कामागाटा मारू याद आ रहा होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में बजबज नाम की जगह है। और उलूबेरिया जो है ये आपका आंध्र में पड़ता है और ये असल में मेजर जूट प्रोड्यूसिंग सेंटर है, जबकि बिहार में है दरभंगा और यूपी में है गोरखपुर। तो जूट को चाहिए होती है तराई क्षेत्र, तो तराई क्षेत्र में ये पैदा होता है। अब इसमें देखिए और बताइए। तो 51 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब इसमें बी वाला हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश और उलूबेरिया जो दिया हुआ है ये गड़बड़ है। उलूबेरिया नाम की जगह कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ती है, यहाँ दिया हुआ है आंध्र। वैसे अगर देखें तो जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल का कोई सानी नहीं है, और यहाँ पे जगतल है, इसके अलावा बजबज है, उलूबेरिया है, ये सब क्षेत्र जो है ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया के तौर पे देखे जाते हैं। बाकी आंध्र में भी है, इलिरू और गुंटूर को आप देखते हैं, बोबिली जो क्षेत्र है वो भी जूट उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार में न सिर्फ दरभंगा, उसके अलावा कटिहार और समस्तीपुर भी जूट उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तो है ही है, सहजनवा क्षेत्र जो उसका है, उसके अलावा कानपुर में भी जूट का उत्पादन कुछ हद तक होता है। तो कुल मिलाकर बी वाला गलत है। इसके बाद 52 की ओर चलते हैं। इसमें कंपनी का नाम दिया है और मेजर जिंक स्मेल्टिंग सेंटर दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो मिलान है वो गलत है। तो बिनानी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसका जो जस्ता प्रगलन केंद्र है यानी जिंक स्मेल्टिंग सेंटर है वो अलुवा केरल में पड़ता है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो है वो देवारी राजस्थान में है। जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स का है चंदेरिया मध्य प्रदेश में, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है विशाखापत्तनम यानी आंध्र में। अब आप ये बताएं कि गलती कहाँ पर है। मिलान जो है बाकी तो ठीक है, कोई एक गलत है। गलत इसमें आपका सी वाला है। ये जो कहा गया है ना जिंक लेड स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, चंदेरिया राजस्थान में। चंदेरिया नाम की जो जगह है वो एमपी में नहीं है बल्कि राजस्थान में। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है।
प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, और कॉन्सिडर करके बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट, बकरी से प्राप्त होता है पश्मीना ऊन। अंगोरा वूल जो है वो गाय और भैंसों से प्राप्त होता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन इंडिया। पूरे भारतवर्ष में अगर देखें तो ऊन उत्पादन के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। तो आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न को आपने देखा, और 53वां जो है इसका सही जवाब बी हो जाएगा, केवल दूसरा गलत है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, अंगोरा जो है ये भैंसों और गायों से कब से मिलने लगा, और गाय और भैंसों के शरीर पर आमतौर पे ऐसे ऊनी रेशे नहीं पाए जाते। हाँ, ये ठीक है कि ठंडे इलाके में पाए जाने वाले जो बोवियंस होते हैं उनके शरीर पर होते हैं, लेकिन फिलहाल अंगोरा वूल जो है वो गाय भैंसों से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, ये मूल रूप से खरगोशों से प्राप्त होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ये दूसरा वाला इसमें गलत है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। यहाँ देखें, करेक्ट ऑप्शन आपको तलाशना है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिया है, लोकेशन दे रखी है, इसमें से कौन सा सही है, यानी 3 गलत है, 1 सही है। तो जैतपुरा जो है ये आपका ओडिशा में है, नरौरा जो है ये आपका राजस्थान में है, कैगा तमिलनाडु में है, और काकरापार आपका गुजरात में है। बताइए सही कौन सा है। तो सही आपका इसमें सिर्फ डी वाला है, काकरापार जो दिया है ना वो गुजरात में है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाकी अगर आप देखें तो नरौरा आपका यूपी में है, तारापुर ये देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, अमेरिका के सहयोग से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कैगा आपका कर्नाटक में है, और कलपक्कम पड़ता है तमिलनाडु में, जैतपुरा पड़ता है महाराष्ट्र में, और कुडनकुलम जो आप काफ़ी चर्चा में देखते हैं ये तमिलनाडु में है, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है, और रावत भाटा जो है ये राजस्थान में, कनाडा की सहायता से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो डी वाले को हमने इसमें से चुन लिया। प्रश्न संख्या 55 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है, इसमें आइलैंड दिया है और लोकेशन दी हुई है। तो इसमें दे रखा है वेयंत शरोधर, ये वेयंत शयोधर है असल में, और ये कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ में। द्वारका नाम का जो द्वीप है जो कि समुद्र के नीचे जलमग्न हो गया, ये असल में अरब सागर की खाड़ी में है, गल्फ ऑफ अरेबियन सी। गल्फ ऑफ खंबात में पड़ता है अद्दू एटोल, और एटोल का मतलब प्रवाल भित्ति की बात हो रही है। और दीव जो है वो असल में काठियावाड़ के कोस्ट पे पड़ता है, मतलब इसकी जो लोकेशन है वो काठियावाड़ कोस्ट है। आप ये बताइए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, और 55 जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अड्डू एटोल जो दिया हुआ है या अद्दू एटोल, इसकी लोकेशन मालदीव का जो एकदम साउदर्न पॉइंट है उधर की तरफ है, मतलब ये दक्षिणतम एटोल है। एटोल प्रकार की यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। तो सी को चुन लेते हैं। और 56वें क्वेश्चन पे देखिए, इसमें अरेंज करने के लिए कहा जा रहा है। कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन की जो लेंथ है उसके आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन राज्यों को अरेंज करना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे लंबी वाली कोस्ट लाइन जिसकी है उसको पहले रखेंगे। तो ओडिशा, कर्नाटक, लक्षद्वीप और गोवा दे रखा है, इसमें अवरोही क्रम लगाइएगा और बताइए कौन सा होगा। तो 56 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ भी हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। ओडिशा में ओडिशा की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 476 किलोमीटर है लगभग, और कर्नाटक की है 280, लक्षद्वीप की है मात्र 132, और गोवा की और कम है 101 किलोमीटर में सब कुछ है। तो उस हिसाब से ये पहले से ही अरेंज है। प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि अन्नामलाई हिल्स आर स्प्रेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु स्टेट, ये दोनों राज्यों के बॉर्डर पर फैली हुई है। शिवराय हिल्स आर स्प्रेड नियर सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु, और महादेव हिल्स आर मेनली स्प्रेड इन मध्य प्रदेश, जबकि गढ़जात हिल्स आर स्प्रेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें अलग अलग राज्यों में विस्तार किन किन पहाड़ियों का है वो दिया हुआ है। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, और ये जो 57 है इसका राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तो ठीक है, ये दोनों तीनों जो यहाँ दिख रहे हैं ये ठीक है, लेकिन जो चौथा वाला दिया है गढ़जात का, तो गढ़जात जो है ये ओडिशा राज्य में फैला हुआ है, यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़, यही वाला एकमात्र इसमें गलत है। तो पहले वाले ऑप्शन को यानी ए को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। तो कहा गया कि 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है उसको मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, मतलब डेजर्ट डिक्लेयर करने के लिए किसी भी क्षेत्र में एनुअल रेनफॉल जो है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सांगला घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में अवस्थित है। सांगला वैली की जो लोकेशन है वो कांगड़ा में है, मतलब हिमाचल में है। और नेलांग वैली की जो लोकेशन है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, उत्तराखंड में, जबकि मरखा वैली जो है इसकी लोकेशन आपकी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको खोज कर बतानी है। तो प्रश्न को आपने देखा, और 58 जो है इसका सही जवाब इसमें बी वाला हो जाएगा। देखिए बी वाले ऑप्शन को हमने चुना। सांगला हिल जो है इसकी लोकेशन कांगड़ा में दिया हुआ है, जबकि सांगला जो है ये किन्नौर में स्थित है, हिमाचल का जो किन्नौर है वहां पे इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59, यहाँ पे साउदर्न मोस्ट ग्लेशियर पूछ रहा है कि कौन सा है। तो चोगोलुंगमा दिया है, रीमो दिया है, मिलाम दिया है और रूपल दिया है। बताइए इसमें साउदर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे दक्षिणी। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। मिलाम जो है वो सबसे दक्षिणी है, अगर दिशाओं के लिहाज से देखा जाए तो मिलाम जो है वो सबसे दक्षिणी है।
वैसे अगर देखा जाए तो काराकोरम में पड़ता है चोगुलुंगमा, रीमो जो है ये सियाचिन रीजन में पड़ता है लद्दाख में, और आपका मिलाम उत्तराखंड में है, जबकि रूपाल जो है वो कश्मीर में है। जेमू अगर आप देखें तो सिक्किम और नेपाल में उसका जो अवस्थिति है वो देखा जाता है। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट कम अंडर द प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड। प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड में कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो जालौन नहीं आता है, मिर्जापुर नहीं आता है, ललितपुर नहीं आता है कि महोबा नहीं आता है। जो नहीं शामिल है वो आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही जवाब है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। मिर्जापुर इसमें नहीं आता है। बुंदेलखंड का पठार ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूरा फैला हुआ है, मतलब ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में इसका पूरा विस्तार हम देखते हैं। और यूपी के 7 जिले इसमें आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा। जबकि मध्य प्रदेश के 8 जिले इसमें शामिल हैं, इस पठार के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि दतिया है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, दमोह है, सागर और विदिशा भी इसी में शामिल है। और बुंदेलखंड के पठार में आप देखें कि चंबल नदी जो है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, इसे उत्खात जमीन कहा जाता है। तो वो सब चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन मिर्जापुर इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट इंस्टीट्यूट इसमें से पूछ रहा है, मतलब सबसे उत्तरी संस्थान कौन है, उत्तर दिशा में सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें से बताइए। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें से कौन सा नॉर्दर्न मोस्ट है वो आपको चुनकर बताना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 61 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसकी जो लोकेशन है ये सबसे उत्तर में पड़ेगी। अब राज्य आपको मालूम होना चाहिए, तो मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान जो है यानी फिशरीज टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो असल में कहाँ पे है? कोच्चि में पड़ता है, यानी केरल में। कपास अनुसंधान संस्थान यानी कॉटन रिसर्च वाला जो है वो आपका नागपुर में पड़ता है। और एरिड हॉर्टिकल्चर वाला आपका बीकानेर में है, शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय अभियांत्रिकी संस्थान यानी जो ये एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग को आप देख रहे हैं ये भोपाल में पड़ता है, इसकी लोकेशन जो है ये मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से सी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया, जो कि सबसे उत्तर में। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि ऑड वन आप इसमें से सेलेक्ट करिएगा, यानी विषम का चयन करिए। तो कहा गया कि देखिए यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये भी उत्तर प्रदेश में है। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये भी यूपी में है। और वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी यूपी में है। अब आप ये बताइए कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 62 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाना चाहिए। बी वाले ऑप्शन को हम क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हॉर्टिकल्चर वाला जो है ये असल में बेंगलुरु में पड़ता है, ये यूपी में नहीं है। तो बेंगलुरु में है, अर्थात कर्नाटक में इसकी लोकेशन है। तो यहाँ प्रदेश का नाम गलत दिया है, बाकी सब उत्तर प्रदेश में है, वो आपको देखने हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, अंगूर के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो त्रिची में पड़ता है। उसकी लोकेशन जो है वो यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है, मतलब अंग्रेजी वाले ऑप्शन में और हिंदी वाले में, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान यहाँ पर दिया हुआ है त्रिची में, और अंगूर अनुसंधान केंद्र दिया है पुणे में यानी महाराष्ट्र में। लीची अनुसंधान संस्थान जो दिया हुआ है ये लीची नेशनल रिसर्च सेंटर जो इसका है वो अररिया में दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे। और इसके बाद राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र जो है वो शोलापुर में दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आपने देखा, गलत की तलाश आपको करनी है, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। लीची अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर पड़ेगा? ये बिहार में है, मुजफ्फरपुर नाम की जगह है जो कि लीचियों के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे है ये लीची अनुसंधान केंद्र, ये अररिया में नहीं पड़ता है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें से रॉन्ग है, बाकी सब सही। प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी पीछे हमने इसी को देखा था, मानक याम उत्तर जो भारत का है वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर राज्यों के नाम आपको चुनने हैं। देखिए कि उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, छत्तीसगढ़ है और ओडिशा है। बताइए किन किन राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो 64वां जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब सी वाला हो जाएगा। ये सभी से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी, मध्य प्रदेश से भी और छत्तीसगढ़ से भी, जबकि ओडिशा से भी। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा आंध्र से भी गुजरती है, आंध्र इसमें दिया नहीं था तो हमने सी को चुन लिया है। प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अब यहाँ पे स्टेट का नाम नहीं बल्कि सिटी का नाम दिया है। तो गुजरात का जो जसदण है वहाँ से ये नहीं गुजरता है। कालिंजर जो राजस्थान का है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड का लोहर दरगाह जो है वहाँ से नहीं गुजरती है। या फिर मिजोरम का जो लांगत ताई है वहाँ से नहीं गुजरती है, लांगत लाई असल में। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शहर है जहाँ से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। 65 को आपने देखा, करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। मिजोरम का जो लांग तलाई दिया हुआ है वो असल में वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नहीं गुजरता है। मिजोरम में चंफई नाम की जगह है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बाकी जसदण गुजरात का, कालिंजर राजस्थान का, मध्य प्रदेश का शाजापुर, छत्तीसगढ़ का सोनहल, झारखंड का लोहदरगाह और पश्चिम बंगाल का कृष्णानगर, त्रिपुरा में उदयपुर से ये होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 66 को देखिए। इसमें पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप। अब यहाँ पूछा नहीं गया है बल्कि करने के लिए कहा जा रहा है।
तो अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप रिलीज इन 2021-22। तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग इसमें देखना है आपको कि जो द्वितीय अग्रिम अनुमान है उसके हिसाब से उत्पादन के आधार पर इन फसलों का अवरोही क्रम क्या होगा, यानी ज़्यादा उत्पादन को पहले रखना है। तो यहाँ जो फसलें दी हुई हैं, मतलब उसमें आप देख रहे हैं मेज़ दिया है, पल्सेज हैं, तुअर है और चिकपी है, यानी चना, अरहर, दलहन और मक्का। चना और अरहर जो है वो भी दलहन में ही आते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग करके दिया हुआ है। अब आप देखें और बताएं। तो छठवां जो है इसका सही जवाब इसमें ए वाला हो जाएगा। देखिए पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा ये जो क्रम है ये सही रहेगा। चावल के लिए जो अग्रिम अनुमान लगाया गया था वो 127.93 मिलियन टन था, रिकॉर्ड। गेहूं के लिए लगाया गया था करीब 111, गेहूं इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं। और जो मोटे अनाज है उनका करीब अंदाजा लगाया गया था 49.86 मिलियन टन का। मक्के के लिए लगाया गया था 32.42 का। दलहन के लिए टोटल लगाया गया था 26.96 यानी 26.96 मिलियन टन का। तुअर के लिए 4 मिलियन टन, चने के लिए 13 मिलियन टन लगभग, इस तरीके से अंदाजा लगाया गया था। तो इसमें ए वाले ऑप्शन को हम अरेंजमेंट के तौर पे चुन सकते हैं, अवरोही क्रम में अरेंज करना था। प्रश्न संख्या 67 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज बीन हाईएस्ट एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स रिलीज फॉर 2021-22। अब आपको ये बताना है कि जो अग्रिम अनुमान दूसरा वाला जारी किया गया था, ये जो फसलें दी हुई हैं नीचे, इनमें से किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा है, इसमें देखकर बताइए। तो ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, रेपसीड है और मस्टर्ड। 67 का करेक्ट आंसर इसमें से होना चाहिए बी वाला, सोयाबीन। सोयाबीन का जो अग्रिम अनुमान के हिसाब से उत्पादन देखा गया है वो सबसे ज़्यादा है इनमें। तिलहन का अगर देखें तो 37.15 है, मतलब जितने भी ऑयल सीड होते हैं। ग्राउंड नट का यानी मूंगफली का है 9.86 मिलियन टन, सोयाबीन का है 13.12। तिलहन में ये सबसे ज़्यादा उत्पादन की क्षमता रखता है। इसके बाद 68 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि आउट ऑफ टोटल 14.6 करोड़ होल्डिंग, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, across the country, Uttar Pradesh was at the first position with the number of low many land holders as per the data of 10th agricultural census 2015-16। 2015-16 का जो कृषि गणना थी या कृषि जनगणना थी, उसके आधार पे आपको ये बताना है कि देश भर में कुल 14.6 जो करोड़ जोत थी, मतलब जोतों की संख्या यहाँ रिकॉर्ड की जाती है। तो 14.6 करोड़ जोतों में से जो भूमि धारकों की संख्या के साथ पहले स्थान पे है, कितने भूमिधारक इसमें आपको दिखाई देते हैं। मतलब यूपी का इसमें पहला स्थान था, तो कितने भूमिधारक इसके अंतर्गत यानी लैंड होल्डर्स जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ भूमिधारकों की संख्या आपको दे दिया है, 4 ऑप्शन मौजूद है। जोतों की संख्या भी पूछा जा सकता है, तो आप देख रहे हैं 14.6 करोड़ है, वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न संख्या 68 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा। 23.82 मिलियन लैंड होल्डर्स थे और ये रिकॉर्ड है, तो इसे हमने देखा। अब इसके बाद 69वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल एरिया एज पर द स्टैटिस्टिक ऑफ 10th एग्रीकल्चरल सेंसस 2015-16। यहाँ पे जो 10वीं कृषि गणना थी 2015-16 की, उसी को आधार बना के आपको बताना है कि कौन सा राज्य कुल कृषि क्षेत्रफल के मामले में टॉप 3 स्टेट्स यानी जो शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें नहीं आता है। तो यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, इसमें से आपको देखकर बताना है। तो प्रश्न संख्या 69 जो है इसका सही जवाब इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को हमने चुना, यानी मध्य प्रदेश उसमें शामिल नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान इसमें शामिल है, पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे है, मध्य प्रदेश का चौथा स्थान। प्रश्न संख्या 70, इसमें लेटेस्ट जो एग्रीकल्चर का डाटा है 2022 का, उसके हिसाब से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को बाहर करनी है। तो उत्तर प्रदेश रैंक 3rd इन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इन इंडिया, तंबाकू उत्पादन में तीसरे स्थान पे, और अपना यूपी जो है वो टोटल फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है। और सेकंड पोजीशन अपनी यूपी की है फ्रूट प्रोडक्शन में, टोटल जो फ्रूट प्रोडक्शन है, फलों का उत्पादन है, उसमें पूरे भारतवर्ष में दूसरा स्थान है। और अगर हम देखें टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में यानी सब्जी उत्पादन में, तो हम पहले स्थान पर हैं पूरे देश में। ऐसे करके यूपी की रैंकिंग दी हुई है। अब इसमें से कोई एक इन्फॉर्मेशन गलत है, बताइए कौन सी। तो इसमें ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन, ये वाला कहा गया है कि रैंक 2nd इन द प्रोडक्शन ऑफ टोटल फ्रूट्स, कुल फल के उत्पादन में हम लोग जो है वो पहले स्थान पर नहीं है, यहाँ पहले या दूसरे स्थान पर नहीं है। पहले स्थान पर है आंध्र, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। अगर यहाँ पे 3rd दिया होता तो सही होता, तीसरी पोजीशन हमारी है, यानी टॉप 3 जो स्टेट है उसमें आंध्र पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे हम लोग हैं। बाकी तंबाकू के मामले में गुजरात पहले नंबर पे है, आंध्र जो है वो दूसरे नंबर पर है और यूपी का जो है वो 3rd पोजीशन है। कुल खाद्यान्न में हम लोग पहले नंबर पे हैं, दूसरे स्थान पे एमपी है और तीसरे स्थान पे पंजाब है। ऐसे हमने देखा। प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है लेटेस्ट एग्रीकल्चर डाटा के हिसाब से। तो लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश। इसके बाद कहा गया कि लार्जेस्ट शुगर केन और शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे भी हम यूपी को ही देखते हैं पूरी इंडिया में। लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग स्टेट भी उत्तर प्रदेश ही है और लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट या प्रोसेसिंग स्टेट जो है वो भी अपना उत्तर प्रदेश। तो पूरे देश में हम लोग इस मामले में लार्जेस्ट हैं।
इन चारों मामलों में ऐसा दिया हुआ है, इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है? लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखिएगा तो अब यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को नहीं चुन सकते हैं। गलती खोजने के लिए कहा जा रहा है, गलत कुछ भी नहीं है। मतलब यह है कि गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, गन्ना और चीनी के मामले में भी पहला स्थान है, आम और मांस के मामलों में भी उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे। तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है और लेटेस्ट एग्रीकल्चरल डाटा जो है उसी को आधार बनाना है। तो यहाँ रैंक दी हुई है यूपी की और क्रॉप्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि पोटैटो है, राइस है, हनी है और मिल्क है। ये फसलें हैं और कुछ पदार्थ हैं। तो इसमें पोटैटो के प्रोडक्शन में यूपी जो है वो नंबर 1 है, राइस के मामले में तीसरे स्थान पे है, हनी के मामले में मतलब दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन है, और मिल्क प्रोडक्शन में भी हम लोग सेकंड है। यूपी की जो पोजीशन है, रैंक है, वो सेकंड है। आप ये बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 72 को आपने देखा, सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा। पोटैटो के मामले में हम लोग पहले स्थान पे, आलू उत्पादन में यूपी जो है वो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे बिहार है। बाकी चावल के मामले में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है वो पहली पोजीशन में है, दूसरे स्थान पे हम लोग हैं। शहद के मामले में हम लोग पहले स्थान पे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है। और दूध के मामले में भी हम लोग पहले स्थान पे हैं, दूसरे स्थान पे राजस्थान है। तो यहाँ वो रैंकिंग भी गलत दी हुई है, तो सिर्फ ये पहला वाला ठीक दिया है। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। यहाँ मिनरल डाटा जो है उसके आधार पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इसमें जांच करनी है और ये बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेट इन देयर प्रोडक्शन, यहाँ मिनरल्स का नाम दिया है और उसके उत्पादन में जो प्रथम राज्य है उसका नाम दिया है। सिल्वर के प्रोडक्शन में कर्नाटक, टिन के प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, यूरेनियम के मामले में आंध्र और जिंक के लिए राजस्थान। आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? 73 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। सिल्वर के मामले में कर्नाटक कहाँ से? चांदी तो राजस्थान की है ना? तो यहाँ पे राजस्थान पहली पोजीशन पे है, कर्नाटक जो है वो दूसरे स्थान पे। प्रश्न संख्या 74, इनकरेक्ट खोजना है आपको मिनरल डाटा के अकॉर्डिंग 2022 लेटेस्ट। और कहा गया कि ओडिशा रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, बॉक्साइट के मामले में ओडिशा पहले स्थान पे। छत्तीसगढ़ जो है वो कोयले के मामले में नंबर 1 है। मध्य प्रदेश जो है वो कॉपर के प्रोडक्शन के मामले में पहले स्थान पे है। और असम जो है इसकी रैंक फर्स्ट है क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन है भारत में उसके मामले में। तो अब आप ये बताइए कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कच्चे तेल यानी जो पेट्रोलियम का उत्पादन है उसमें असम का पहला स्थान है, ऐसा दिया हुआ है। तो 74 को आपने देखा, सही जवाब इसका डी वाला हो जाएगा। गलती जो है वो चौथे ऑप्शन में ही है। यहाँ कहा जा रहा है कि असम का पहला स्थान है, जबकि पेट्रोलियम के उत्पादन में अगर देखा जाए तो टोटल कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल के तौर पे पेट्रोलियम को आप देख रहे हैं। अब तटीय क्षेत्रों में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है, राजस्थान पहली पोजीशन पे है। उसके बाद गुजरात है, असम की इसमें तीसरी रैंकिंग है और तमिलनाडु है चौथे स्थान पे। तो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन गलत है। प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। अब यहाँ पूछा गया कि जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? मिनरल डाटा ही इसमें आधार बनाया गया है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट ग्रेफाइट, नेचुरल जो ग्रेफाइट होता है उसके प्रोडक्शन में ओडिशा लार्जेस्ट है, मतलब सबसे पहला राज्य है उत्पादन के मामले में। लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ है। राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेड के उत्पादन में पहले स्थान पे है। असम जो है वो नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। अब आप ये बताइए कि गलतियां कहाँ पर है? कोई एक स्टेटमेंट इसमें गलत होगा और वो कौन सा है? तो बी वाला ऑप्शन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का यहाँ दिया है कि आयरन ओर यानी जो लौह अयस्क होता है उसके उत्पादन में ये नंबर 1 है, जबकि सही बात यह है कि लौह अयस्क में ओडिशा का पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरे स्थान पे है और कर्नाटक है तीसरे स्थान पे। प्रश्न संख्या 76 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैज प्रोड्यूस मोर पावर इन टर्म ऑफ एरिया वाइज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन एज पर द यूटिलिटीज इन 2022। अब यहाँ जो आधार बनाया गया है ये लेटेस्ट एनर्जी डाटा है 2022 का। तो ऊर्जा स्थैतिक डाटा को अगर आप ध्यान में रखें तो इसमें आप बताइए कि कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। बिजली उत्पादन की जो क्षेत्रवार स्थापित क्षमता है उसमें सबसे अधिक उत्पादन के मामले में तो वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट दिया हुआ है दिशा के हिसाब से। और 76 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए, वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है। मतलब उपयोगिता के हिसाब से जो बिजली उत्पादन की क्षेत्रवार स्थापित क्षमता है पश्चिम इसमें पहली पोजीशन पे है। कुल क्षमता है 399 गीगावाट और उसमें पश्चिम का पहला स्थान है, उसके बाद है दक्षिण, फिर है उत्तर और उसके बाद है पूर्व, फिर है उत्तर पूर्व और अंत में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं वो आते हैं। प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। अब सेंसस वही पुराना वाला ही चल रहा है तो उसी को लेकर चलेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अब सेंसस से सीधा प्रश्न तो आने से रहा, ये इतना ज़्यादा घिसा जा चुका है ना, 10 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया है कि अब इससे सीधे प्रश्न आने की संभावना शून्य है। तो प्रश्न आएगा भी तो बहुत घुमा कर आएगा, इसलिए सावधान रहिए। तो इसमें कहा गया कि जो सेंसस है 2011 का, तमिलनाडु हैज हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सिक्किम हैड द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जबकि गोवा जो है इसके पास हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है और हिमाचल प्रदेश के पास लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 77 और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अब सेंसस वाला क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो फिर मानना चाहिए कि तैयारी में कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो मतलब यह है कि महाराष्ट्र जो है वो अर्बन पॉपुलेशन के मामले में अगर टोटल गणना के हिसाब से देखें तो उसमें सबसे पहले स्थान पे है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ठीक।
और सबसे कम जो शहरी आबादी है वो 2011 में सिक्किम में ही थी। तो बाकी इंफॉर्मेशन एकदम परफेक्ट है। इसके बाद चलते हैं 78 की ओर, और इसमें फिर से आप देखें पूछा जा रहा है, अब ये यूपी का सेंसस है और सिर्फ यूपी का नहीं है, बाकी राज्य भी इसमें शामिल है, यानी टोटल इंडिया का। तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग आपको जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो चुनकर बाहर करनी है। तो उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि सिक्किम हैड द लोवेस्ट रूरल पॉपुलेशन। सिक्किम के पास सबसे कम ग्रामीण आबादी है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। बिहार हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, और गोवा हैड द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो यहाँ हाईएस्ट लोवेस्ट ऐसे करके दिया हुआ है। राज्यों के नाम है, देखिए और बताइए कि इसमें गलत कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 78 आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। यहाँ जो बिहार को रगड़ दिया है, देखिए ये वाला, मतलब यह है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और यहाँ बिहार को खींच लिया है। तो यहाँ ये आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे ग्रामीण आबादी ज़्यादा है, कहाँ पे शहरी आबादी ज़्यादा है, कहाँ पे लिटरेसी का जो स्तर है वो कैसा है, ये सब पूछा जा चुका है। लेकिन इनसे प्रश्न अब स्टेटमेंट बना के दिए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। कई सारी जानकारियों को एक में मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब उसमें सही या गलत आपसे पूछेगा, तो फिलहाल इसका सी वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो ठीक है। प्रश्न संख्या 79 को देखें। 79 इनकरेक्ट ऑप्शन आपको तलाश करना है एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वेस्ट बंगाल की, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो हाईएस्ट है मेघालय में, और हाईएस्ट पॉपुलेशन है जनसंख्या कुल गिनती के हिसाब से अपने यूपी में। अब बताइए कि गलती कहाँ पर है। 79 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेस्ट बंगाल की नहीं है बल्कि बिहार की है। प्रति वर्ग क्षेत्रफल जो है उसमें वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें 1106 व्यक्ति रहा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि बिहार राज्य में मौजूद है। अभी की क्या स्थिति है ये देखने लायक होगा। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। बाकी सब इन्फॉर्मेशन सही है, आपके काम की है। अब इसमें भी इनकरेक्ट ही खोजने के लिए कहा जा रहा है, वही घिसी हुई जनगणना है हमारी। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो केरल में है, हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो मिजोरम में है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो है वो अपने यूपी में है, और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो है वो लक्षद्वीप में है। अब इसमें आपको गलती की तलाश करनी है, तो देखिए और बताइए। अब ये जो 80वां प्रश्न है ना, इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा बी वाला। देखिए हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वही यहाँ पे गड़बड़ दिया हुआ है, अरुणाचल में है। यहाँ दिया हुआ है मिजोरम, अरुणाचल में है 972, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात, यानी 1000 बालकों पर 972 महिला जो बालिकाएं हैं, मतलब महिला शिशु हैं, उनकी तादाद है। और इस हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात है। बाकी जो साक्षरता दर की अगर बात करें तो केरल में 94% थी उस समय। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं वो ठीक है। 81 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ आप देख रहे हैं द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का वो हिमाचल प्रदेश की सीमा को यहाँ साझा करता है, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी हिमाचल की सीमा को छूता है। और इसके बाद कहा गया कि द साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ बिहार, और वेस्टर्न मोस्ट जो है वो टच करता है हरियाणा के बॉर्डर को, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। जिलों के नाम न देकर सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सबसे उत्तरी है कौन सबसे दक्षिणी है। तो आप जानते हैं कि यूपी का सबसे जो उत्तरी जिला है वो है सहारनपुर, है ना, और वो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर को छूता है, तो ये सही बात है। बाकी दक्षिणी जिला जो सबसे दक्षिण में है यूपी के वो है सोनभद्र, और वो छत्तीसगढ़ को छूता है, न कि मध्य प्रदेश को। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब वो मध्य प्रदेश को छूता था, लेकिन फिलहाल तो छत्तीसगढ़ को टच करता है, तो ये गलत दिया है। बी वाले ऑप्शन को चुनकर बाहर कर देते हैं, बाकी सही है। पूर्वी जिला बलिया है, आप जानते ही हैं, बिहार को छूता है। सबसे पश्चिमी शामली है जो कि हरियाणा को छूता है। प्रश्न संख्या 82 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 2 साल के अंतराल पर आती है। तो 2021 में आई थी, अभी 2023 की आनी बाकी है। तो जब तक नहीं आती है तब तक हम 2021 वाला ही लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर देखें फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज अगर देखें तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जो है ये कंपेयर टू 2019 2 साल पे आती है, तो 2019 से तुलना कर रहे हैं। तो इस बार जो बढ़ोतरी हुई है फॉरेस्ट कवर में वो 1450 स्क्वायर किलोमीटर की हुई है। ट्री कवर एरिया वाइज अगर देखा जाए तो वो आपका 95,748 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जो श्रब्स हैं यानी झाड़ियाँ हैं उनका एरिया है 46,005 यहाँ देख रहे हैं आप 46,539 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इसमें गलती कहाँ पर है वो आपको खोजनी है, बताइए। तो प्रश्न संख्या 82 इसका जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। फॉरेस्ट कवर यहाँ जो कंपैरिजन किया है कि कितना वृद्धि हुई है वो गड़बड़ दिया है। 1540 की वृद्धि हुई है, 1450 नहीं बल्कि 1540। तो यहाँ पे 1540 होना चाहिए जो कि नहीं दिया था, तो इसको हमने बाहर कर दिया। प्रश्न संख्या 83
गलत विकल्प का चयन करना है आपको। फिर से वही वन स्थिति रिपोर्ट ही यहाँ काम कर रही है। तो अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट कार्बन स्टॉक इन इंडिया, मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट बम्बू बियरिंग एरिया इन इंडिया, और शिमलीपाल टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट एरिया इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर। पक्के टाइगर रिजर्व ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंट इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व को भी जो वन गणना है और वन का रिकॉर्ड है उसमें घुसाया गया है। तो इसे आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल के पास है, सबसे ज़्यादा बांस आच्छादित जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल जो बाघ क्षेत्र है, मतलब बाघ अभ्यारण्य है, वो असल में वनावरण के मामले में सबसे बड़ा माना जाता है। और अरुणाचल का जो पक्के है वो प्रतिशत के लिहाज से वनावरण सबसे ज़्यादा रखता है। पक्के टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट कवर है वो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 83 को आपने देखा और इसका जो सही जवाब है वो सी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जबकि टाइगर रिजर्व के हिसाब से देखें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये पहले स्थान पे है जो कि आंध्र का है। सिमलीपाल आपका ओडिशा का है और ये दूसरी पोजीशन में है। इंद्रावती जो है वो थर्ड है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक है। प्रश्न संख्या 84 को देखिए, इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट विद द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। मतलब वही ISFR की जो रिपोर्ट है पिछली वाली, उसी को आधार बनाना है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। टॉप 3 में जो नहीं आता है वो आपको चुनना है। तो 84 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। देखिए बिहार इसमें शामिल नहीं है, बाकी जो है वो 3 टॉप 3 में आते हैं। सबसे ज़्यादा वृद्धि तेलंगाना में है 3.07%, आंध्र में जो है वो 2.22 है, और उड़ीसा में कितनी है 1.04 है। बिहार इससे बाहर है। प्रश्न संख्या 85, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को ही बेस बनाया गया है। तो टोटल मैंग्रोव कवर इन 4992 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल जो मैंग्रोव कवर है अपने देश में वो 4992 स्क्वायर किलोमीटर है पूरा। और मैंग्रोव कवर हैज़ बीन इंक्रीज बाई 17 स्क्वायर किलोमीटर एज कम्पेयर टू 2019 की तुलना में 17 स्क्वायर किलोमीटर की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। हाईएस्ट इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर इन 2021 हैज़ बीन ऑब्जर्व इन ओडिशा। 2021 में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखी गई है वो ओडिशा में है। और कंपेयर टू 2019 देयर इज अ डिक्रीज इन मैंग्रोव इन ISFR 2021 ओनली इन वेस्ट बंगाल। केवल वेस्ट बंगाल का जो सघन मैंग्रोव क्षेत्र है उसी में गिरावट देखने के लिए मिली है, बाकी सब जगह बढ़ा है। तो अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। प्रश्न संख्या 85 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी वाला हो जाएगा। ठीक, डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं क्योंकि वो रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर तुलना की गई है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गुजरात में जो मैंग्रोव क्षेत्र है वो घटा है, पश्चिम बंगाल का घटा नहीं है। और केवल पश्चिम बंगाल का जो दक्षिण 24 परगना जिला है उसी में देश का करीब 41.74% मैंग्रोव कवर हो जाता है, मतलब आधा से कम, थोड़ा सा ही कम वहाँ पर है, बाकी जो है वो फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं और अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो मिंटका दर्रा, मिंटका पास जो है ये कश्मीर को चीन से जोड़ने का काम करता है। और बड़ा लाचा जो है ये असल में हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। मुलिंगला आपका जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और बोमडिला जो आप देख रहे हैं ये सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, मार्ग के तौर पे पहाड़ी रास्ता। तो आप ये बताइए गलती कहाँ पर। प्रश्न को आपने देखा, सही जवाब इसका डी वाला हो जाएगा। देखिए इसमें ये बोमडिला दिया हुआ है ना, तो बोमडिला जो है ये अगर देखा जाए तो ये अरुणाचल को भूटान से जोड़ने का काम करता है। सिक्किम को तिब्बत से नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश को भूटान से कनेक्ट करता है। प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। ऑप्शन यहाँ दिया है, करेक्टली मैच कौन सा है वो आपको बताना है। तो महानदी का डेल्टा ओडिशा में है, गोदावरी का डेल्टा तमिलनाडु में है, कृष्णा का डेल्टा कर्नाटक में है और कावेरी का है केरल में। तो अब ये नदियों के डेल्टा है। नदियाँ अगर धीमे प्रवाह के साथ लंबा रूट तय करती हैं तो डेल्टा बनाती है, और तेज प्रवाह के साथ छोटे रास्ते को तय करते हुए अगर समुद्र में चली जाती हैं तो आमतौर पर ज्वार नदमुख यानी एस्टुरी का निर्माण करती हैं। तो ये नदियाँ डेल्टा बना रही हैं। अब यहाँ राज्यों के नाम दिया है, इसमें जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो प्रश्न संख्या 87 को आपने देखा, इसका जो सही जवाब है वो ए वाला हो जाएगा। महानदी का डेल्टा ओडिशा में दिया है वो परफेक्ट है। बाकी गोदावरी का डेल्टा कहाँ पे है, ये आंध्र में पड़ेगा, न कि तमिलनाडु में। कृष्णा का जो डेल्टा है वो आंध्र में है और कावेरी का जो है वो तमिलनाडु में। तो इस तरीके से होगा, सिर्फ ए वाला सही है। प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है, एक तरफ कैनाल दिया है, दूसरी तरफ स्टेट का नाम दिया है। तो पंजाब में है सरहिंद, महाराष्ट्र में है त्रिवेणी, ये नहरों के नाम है। पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर और काली सील जो है ये राजस्थान की नहर है। आप ये बताइए कि इसमें कौन सा गलत है, मिलान गलत किया है वो कौन सा है। तो इसमें से जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र और त्रिवेणी कैनाल, ये वाला जो मिलान है ये सही नहीं है। त्रिवेणी कहाँ पे है, ये बिहार में पड़ती है ना, गंडक से बनी हुई है, गंडक से निकली हुई नहर है। बाकी जितनी है वो सही है। दुर्गापुर आपकी दामोदर से निकली है, काली सील कैनाल जो है वो काली सील नदी से ही निकली है, और सरहिंद को तो आप जानते ही हैं कि वो सतलुज से निकली है, पंजाब में पड़ती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 की ओर चलते हैं और इसमें कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो तिलैया प्रोजेक्ट ऑफ झारखंड ये बराकर रिवर पर बना हुआ है। तुलबुल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर बना हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट ऑफ महाराष्ट्र ये बेतवा पे बना हुआ है। और संजय सरोवर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश का है
ये वेन गंगा रिवर पर बना हुआ है। तो कौन सा जो परियोजना है, मतलब जल विद्युत परियोजना है या बहुउद्देशीय परियोजना है, वो कौन सी नदी पर बनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें वही दिया हुआ है, कोई एक गलत है, आप जो जानते हैं उसके आधार पर बताइए कि कौन सा गलत है। तो प्रश्न संख्या 89, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट महाराष्ट्र दिया हुआ है और बेतवा साथ में जोड़ दिया है, तो ये देखकर ही मालूम हो रहा है कि गड़बड़ है। रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट यानी बांध परियोजना जो है ये बेतवा पे है और ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? यूपी में है, न कि महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो सोयाबीन जो है, इसको सोयाबीन की जो फसल होती है उसको येलो वेन मोजाइक डिजीज प्रभावित करती है। शुगर केन जो है इसमें रेड रॉट नाम की डिजीज लगती है। ग्राउंड नट को टिक्का रोग प्रभावित करता है और डाउनी माइल्ड्यू जो डिजीज है ये असल में तुलसीता रोग कहा जाता है। तो ये जो मिल्ड्यू डिजीज है ये असल में वीट को यानी गेहूं को प्रभावित करती है। तो इस तरीके से बीमारियों के नाम दिया है। हर फसल में बीमारियां अलग अलग प्रकार की लगती हैं, इसमें से कोई एक गलत है। कौन सा गलत है बताइए। तो प्रश्न संख्या 90 और इसका जो सही जवाब है वो वीट वाला है। ये गेहूं की फसल के साथ ये रोग जोड़ दिया है तुलसीता, जबकि तुलसीता जो है वो असल में मक्के को प्रभावित करता है, उसकी बालियां खराब हो जाती हैं। और सेहू नाम की जो डिजीज है ना वो गेहूं में लगती है। गेहूं और सेहू आप ऐसे जोड़कर देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। अभी पीछे हमने कुछ पर्वत चोटियों को मिलाया था, अब यहाँ पर दिया हुआ है कामेत, साल्टेरो कांगड़ी, नंदा देवी और रिमोवन। अब आप ये बताइए कि इसमें जो असेंडिंग ऑर्डर है यानी सबसे छोटी जो चोटी होगी या सबसे कम ऊंचाई वाली जो चोटी होगी उसको पहले रखेंगे और सबसे बड़ी वाली को बाद में रखेंगे, तो उस हिसाब से इसका कौन सा क्रम सही होना चाहिए। प्रश्न को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका सी वाला हो जाएगा। देखिए चौथा दूसरा पहला तीसरा ये वाला क्रम सही है। असल में कामेत की जो ऊंचाई है वो 7756 है मीटर में। साल्टेरो कांगड़ी की है 7742। फिर सेसर कांगड़ी जो आप देखते हैं वो भी 7672 है, थोड़ा सा इसमें हेरफेर है। नंदा देवी की ऊंचाई है 7816 और रिमो की है 7385। तो क्रम कौन सा सही होगा? ये सी वाला। प्रश्न संख्या 92, इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना है। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ मध्य प्रदेश, ये है अमसोत की पहाड़ी, ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ हिमाचल, ये आपकी रियो पुरगिल है। और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ झारखंड, ये पारसनाथ है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक यानी पर्वत चोटी है वो दोदा बेटा है। अब आप ये बताइए कि गलती कहां पर है। प्रश्न को आप देख ही रहे हैं। तो 92वां ये जो क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये ऊपर वाला ही गलत है। यहाँ कहा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अमसोत है, जबकि मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे अगर देखें तो वो धूपगढ़ है। अमसोत चोटी जो है ये तो शिवालिक रेंज में पड़ती है और ये यूपी में सबसे ऊंची मानी जाती है। बाकी आप पारसनाथ को देख रहे हैं वो झारखंड की है, ठीक है। बैलाडीला जो है ये छत्तीसगढ़ की है, दंतेवाड़ा में पड़ती है। तो ये राज्यवार सबसे ऊंची चोटियों के नाम है। तो अमसोत ये अपनी यूपी की है, एमपी की नहीं। प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो संथाल ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब फाउंड इन इंडिया, सबसे बड़ी जनजाति है संथाल पूरे भारत में। सरहुल फेस्टिवल इज प्रीवेलेंट इन मुंडा ट्राइब, जो मुंडा ट्राइब है उसमें सरहुल महोत्सव जो है उसको मनाया जाता है। पीपुल ऑफ थारू ट्राइब सेलिब्रेट दिवाली एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल, दीपावली को ये लोग शोक के त्यौहार के रूप में, दुख के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और पीपुल ऑफ भूटिया ट्राइब आर फेमस फॉर सीजनल माइग्रेशन, जो भूटिया या भोटिया जनजाति के लोग होते हैं ये ऋतु प्रवास के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, मतलब अलग अलग मौसम में ये भिन्न भिन्न स्थानों पर विचरण करते रहते हैं। तो अब आप ये बताइए कि गलतियां कहाँ पर हैं। प्रश्न संख्या 93 को आप देख रहे हैं, सही जवाब इसका ए वाला हो जाएगा। देखिए इसमें संथाल ट्राइब को बता दिया गया है कि ये लार्जेस्ट है, जबकि आप जानते हैं कि भील ट्राइब जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड जो है ये दूसरे स्थान पर है इस मामले में। संथाल जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ट्राइब के मामले में 3rd पोजीशन पे। तो सबसे पहले है भील, उसके बाद है गोंड, फिर है संथाल। बाकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सभी परफेक्ट है। 94 को देखते हैं। इसमें ऑड वन आपको आउट कर देना है। तो आउट कब करेंगे? जब देखेंगे। तो इसमें कहा गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो क्षेत्र है वो भी नई दिल्ली है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो सेंटर है वो भी न्यू दिल्ली में ही है, यानी नई दिल्ली में है। और थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का भी नई दिल्ली में है। इसमें से कोई एक गलत है, उसी को आपको विषम मान के बाहर कर देना है। तो कौन सा बाहर करिएगा? 94। और 94 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। मतलब ये है कि यह जो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान को आप देख रहे हैं, ये सी वाला ऑप्शन, ये नई दिल्ली में नहीं है। ये कहाँ पे है? फरीदाबाद में पड़ता है, हरियाणा में। बाकी जितना है वो ठीक है। ठीक, यहाँ जो तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, इन सब का जो नई दिल्ली क्षेत्र है। और हाँ, यहाँ स्थापना का समय अगर देखें तो 1964 का ऑयल कॉर्पोरेशन है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है वो 1956 का है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो सी वाले ऑप्शन को इसमें से बाहर कर देते हैं। 95 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर मोर रेनफॉल देन अदर 3 क्रॉप, मतलब किसे वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इसमें वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता वाली फसल कौन सी है? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है कि वीट है? बताइए। 95 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका इसमें से हो जाएगा ए वाला।
मक्के को इन सब की तुलना में, जितनी भी यहाँ फसलें दी हुई हैं सबकी तुलना में वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी हैं वो इसकी तुलना में कम वर्षा में ही उत्पन्न हो जाते हैं। मक्के को चाहिए होती है 60 से 120 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा, और धान को तो जितना मिल जाए उतना ही अच्छा है, 150 से ऊपर ही चाहिए होता है। ज्वार के लिए बहुत कम पानी में काम चल जाता है, 30 से लेकर 100 के बीच में पानी अगर मिल रहा है तो काम ठीक रहेगा। गेहूं को चाहिए होता है 50 से 75, और जौ को चाहिए होता है 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसमें से ए वाला ऑप्शन जो है उसे ज़्यादा पानी चाहिए। इसके बाद 96 की ओर चलें, और इसमें करेक्टली मैच कौन सा है पूछा जा रहा है। तो वॉल्केनो दिया हुआ है और कौन से देश में पाए जाते हैं वो दिया है। जहाँ पाए जाते हैं वहाँ तबाही मचाए रहते हैं। तो इसमें मौना लोआ जो है वो हवाई द्वीप पे पड़ता है। मौना लोआ जो है ना, ये ज्वालामुखी का नाम है, और इसकी लोकेशन कहाँ है, हवाई में है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोटोपैक्सी आपका इक्वेडोर में है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, और माउंट सिडली जो है असल में जॉर्जिया में पड़ता है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा गलत है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, और इसका जो सही जवाब है वो इसमें डी होगा। माउंट सिडली जो दिया हुआ है ये असल में अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका में भी वॉल्केनो पाए जाते हैं। बाकी जितने हैं वो ठीक दिए। काजबेक आपका जॉर्जिया में पड़ता है, और कोटोपैक्सी आप देख ही रहे हैं। माउंट फुजियामा जो है वो जापान में पाया जाता है। सच्चा सिपाही उसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 97, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको खोजना है। यहाँ पे कंट्री और कैपिटल दिया हुआ है, देश और राजधानियाँ। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, किर्गिजिस्तान की राजधानी है अशगाबाद असल में, और ताजिकिस्तान की है दुशांबे, कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। इसमें से कोई एक गलत है, मतलब देश और राजधानी का मिलान आपस में ठीक नहीं है, और वो कौन सा है। तो बी वाले को चुन लीजिएगा। देखिए इसमें जो किर्गिजिस्तान वाला दिया है ना, अशगाबाद, वो गलत दिया है। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अशगाबाद किसकी राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की है। किर्गिजिस्तान का अगर आप देखें तो बिश्केक है इसकी, और नाइजीरिया की है अबूजा। इस तरीके से सभी देशों का मालूम होना चाहिए। तो बी वाले ऑप्शन को हमने निकाल दिया। प्रश्न संख्या 98 की ओर चलते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन खोजना था। बोत्सवाना की करेंसी है, यहाँ जो कंट्री और करेंसी का मिलान किया है उसमें से गलत की तलाश करनी थी। तो बोत्सवाना की है पुला, बुल्गारिया की है लेव, बोलीवर करेंसी जो है वो फिलीपींस में चलती है, और क्रोना जो है वो स्वीडन की है। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। तो अब आप ये बताइए कि गलतियां कहाँ पर है। 98 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। फिलीपींस और बोलीवर वाला जो मिलान किया है ना वो सही नहीं है। फिलीपींस का बोलीवर से नहीं मिलाएंगे। फिलीपींस में तो पेसो चलता है, बोलीवर जो है वो वेनेजुला में चलता है। ठीक, तो सी वाले ऑप्शन को बाहर कर दिया। 99 की ओर चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन खोजने के लिए कहा जा रहा है। दस्ते काविर डेजर्ट जो है ये ईरान में पड़ता है। काराकुम डेजर्ट आपका मोरक्को में है। दस्ते मार्गो ये अफगानिस्तान में है, और तकला मकान आपका चाइना में। ये रेगिस्तानों की अवस्थिति देश के हिसाब से दी हुई है। इसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। तो बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। यहाँ जो काराकुम डेजर्ट का लोकेशन दिया है मोरक्को, काराकुम असल में कहाँ पे है, ये तो तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ लोकेशन ही गलत है, बाकी जितनी चीजें हैं वो ठीक है। अफगानिस्तान में दस्ते मार्गो है, दस्ते लुट आपका ईरान में है। तो बी को बाहर कर दिया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमने शतक पूरा किया, और इसमें कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुंचिकल फाल जो है ये आपका केरल में है, कुने फाल जो है ये महाराष्ट्र में है, और बरकाना आपका कर्नाटक में है, बरेही पानी आपका ओडिशा में है। इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो गलत इसका ए वाला है। कुंचिकल का यहाँ दिया हुआ है, जो सबसे फेमस है वही गलत दिया है। कुंचिकल की लोकेशन कहाँ पे है, ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यानी कर्नाटक में। तो ये वाला गलत है। सूचीपाड़ा आपका केरल में है, वायनाड में। तो इसमें लोकेशन गलत दी है। तो यहाँ पर हमने मॉक को कंप्लीट किया है। 100 अच्छे वाले एमसीक्यूज थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपने बेहतर अभ्यास किया होगा। तो इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।